हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये कहानी एक ऐसे बूढ़े शख्स की है जो 14 साल की लड़की से प्यार कर बैठता है, उसे संबंध बनाता है। पर इसका अंजाम क्या होता है ये हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है 1947 से। हम्बर्ट एक मिडिल एज मैन यूरोपियन प्रोफेसर है। वो इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाता है। फिलहाल वो ट्रैवल करके यूएस पहुंचा है। यहाँ न्यू हैम्पशायर में उसे टीचर की पोजीशन मिली है। वो अपने अंकल का रूम लेने जाता है, पर यहाँ पता चलता है कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो एक विडो शार्लेट के यहाँ पहुंचा है। यहाँ वो घर को रेंट पर लेने के लिए घर को देखता है। यहाँ उसकी नज़र जाती है 14 साल की डॉलर्स पर। डॉलर्स शार्लेट की ही बेटी है। शार्लेट बताती है कि वो डॉलर्स को प्यार से लो बुलाती है। लो को देखते ही हम्बर्ट उसके प्रति अपने आप को आकर्षित महसूस करता है। उसके अंदर की भावनाएं जागृत होती हैं। वो वासना से परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद वो इस अपार्टमेंट को रेंट पर लेने का फैसला करता है। यहाँ रहते हुए अक्सर वो मैगजीन पढ़ता है और इस बहाने लो को देखता रहता है। कई बार जब लो अपने कमरे में होती है तो छुप कर हम्बर्ट उसे देखता है। एक दिन लो खुद आकर हम्बर्ट से बातें करना शुरू करती है। वो उसे पूछती है कि क्या पिंपल्स की वजह से उसके चेहरे में कुछ कमी आई है। हम्बर्ट कहता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। यहाँ लो की हरकतों से हम्बर्ट उससे आकर्षित होता है। लो के बारे में एक डायरी बनाकर रखता है। इसमें लो की खूबसूरती और उसके चंचलपन के बारे में लिखता रहता है। वो उसे एक ड्रॉर में रखता है। लो जब म्यूजिक पर डांस करती है तब भी हम्बर्ट छुप कर उसे देखता है। कुछ दिनों के बाद लो को शार्लेट एक कैंप में ले जाती है। ले जाने से पहले लो कार से उतरती है और दौड़ते हुए हम्बर्ट को किस करती है और फिर जाने लगती है। अगले दिन शार्लेट का एक खत रिसीव हुआ है हम्बर्ट को। हम्बर्ट इस खत को पढ़ना शुरू करता है। इसमें शार्लेट ने लिखा है कि वो हम्बर्ट को पसंद करती है। अगर उसके आने तक हम्बर्ट यहाँ से नहीं गया तो ये समझेगी कि हम्बर्ट उसे शादी करने को तैयार है और साथ ही लो को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। इस समय हम्बर्ट बड़े कन्फ्यूज़न में है। वो पसंद तो लो को करता है, पर अगर वो यहाँ से चला गया तो वो लो को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मजबूरन उसने शार्लेट से शादी करने की हामी भर दी है। इस समय लो अपने कैंप में है, जबकि शार्लेट हम्बर्ट से प्यार चाहती है। वो उसे प्यार जताती रहती है, पर हम्बर्ट चाहता है कि शार्लेट रात को सो जाया करे, ना कि उसे परेशान करे। इसके लिए एक डॉक्टर के पास जाता है। उसे कुछ ऐसी पिल्स मांगता है जिससे वो शार्लेट को दे और शार्लेट गहरी नींद में सो जाया करे। यह डॉक्टर बताता है कि वो खुद भी अपनी वाइफ को पिल्स देता है। इससे वो रात भर चैन की नींद सोता है और उसकी वाइफ उसे परेशान नहीं करती। हम्बर्ट इस मेडिसिन को लिए घर लौटा है। यहाँ वो देखता है कि शार्लेट रो रही है। उसके हाथ में डायरी है। ये डायरी वही डायरी है जिसे हम्बर्ट ने लिखा है। इसमें उसने लो की काफ़ी तारीफ की है। ये सब जानकर शार्लेट इमोशनल होती है। हम्बर्ट उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। शार्लेट कहती है कि तुम यहाँ से क्यों जाओगे, ये घर तुम्हारा है। हम्बर्ट उसे बनाने के लिए ड्रिंक बनाने जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि शार्लेट यहाँ नहीं है। उसे ढूंढता हुआ घर के बाहर जाता है। यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा है, जबकि पुलिस भी यहाँ आ चुकी है। यहाँ पता चलता है कि शार्लेट कुछ खतों को लिख कर उसे पोस्ट करने जा रही थी। वो काफ़ी स्पीड में जा रही थी कि कार ने आकर उसे टक्कर मार दी। एक छोटी लड़की हम्बर्ट को उन खतों को देती है। हम्बर्ट अपने आप को संभालता है। इन खतों को लिए वो घर के अंदर आता है। वो देखता है कि ये खत लो को लिखे गए हैं। हम्बर्ट इन सारे खतों को जला देता है। इसके बाद वो अपनी बैग की पैकिंग करता है और लो के कैंप में पहुंचा है। लो को लिए वो यहाँ से निकलता है। रास्ते में लो कार रोकने को कहती है। यहाँ उसे किस करती है। इतने में पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाता है। हम्बर्ट लो से कहता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे दूसरे शहर के हॉस्पिटल में रखा गया है। इस बहाने वो दूसरे शहर में ले जाता है। यहाँ एक होटल में रुकते हैं। होटल के कमरे में हम्बर्ट लो को देखकर आकर्षित होता है, पर वो अंत में अपना इरादा बदल देता है और रात को सोने लगता है। सुबह उठकर लो उसके पास आती है। इसके बाद दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। अब जब दोनों में जिस्मानी संबंध बन चुका है तब दोनों यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में कार में लो हम्बर्ट से कहती है, मैं एक टीनेजर हूँ। वो मजाक भरे लहजे में कहती है कि अगर वो चाहे तो हम्बर्ट को जेल भिजवा सकती है। हम्बर्ट इस बात पर मुस्कुराता है। इस तरह इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई है। दोनों शहर दर शहर जाते हैं और अलग अलग होटल्स में रुकते हैं। एक बार लो हम्बर्ट से कहती है कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। यहाँ हम्बर्ट उसे बता देता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है। इसके बाद लो हमें होटल के कमरे में रोती हुई दिखती है। हम्बर्ट इस समय उदास दूसरे कमरे में लेटा हुआ है। थोड़ी देर के बाद लो उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और लो धीरे धीरे अपनी माँ की मौत के गम से बाहर आ रही है। कुछ समय के बाद हम्बर्ट लो की एक प्रेप स्कूल में एडमिशन करा देता है।
जबकि वो खुद भी एक टीचर की जॉब अटेंड करता है। दुनिया के सामने अपने आप को दिखाते हैं कि इनमें बाप बेटी का रिश्ता है, पर वास्तव में दोनों में जिस्मानी संबंध बनते रहते हैं। पर अब धीरे धीरे लो हम्बर्ट से बोर होने लगी है। वो उसे फ्रीडम चाहती है, जबकि हम्बर्ट उसे बंदिशों में बांध कर रखता है। लो एक प्ले को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करती है। हम्बर्ट इसे इनकार करता है। इसके बाद लो उसे सेड्यूस करना शुरू करती है। हम्बर्ट यहाँ सेड्यूस होता भी है। वो इतना सेड्यूस होता है कि प्ले में जाने की इजाज़त तो देता ही है, साथ में उसकी पॉकेट मनी भी $2 कर देता है। इस तरह लो ने ये प्ले ज्वाइन कर लिया है। हम्बर्ट इस प्ले को देखने जाता है। यहाँ वो देख रहा है कि लो किस तरह प्ले की तैयारियों में बिजी है। यहाँ लो की को परफॉर्मर हम्बर्ट को बताती है कि यहाँ इस प्ले का राइटर क्लेयर क्विल्टी है। हम्बर्ट उसे देखता है। अब हम्बर्ट को डर लगने लगा है कि लो उसे छोड़कर चली जाएगी। वो ये जान लेता है कि लो ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए हैं। वो उसे कन्फ्रंट करता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि लो उससे भागने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ लो के सारे पैसे छीन लेता है। इन सब में शहर दर शहर भागते रहते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं एक शख्स इनका पीछा करता रहता है। एक बार जब ये गैस स्टेशन पर रुकते हैं तब हम्बर्ट गैस स्टेशन के अंदर जाता है और अंदर से देखता है कि कार के पास कोई शख्स आया है और वो लो से बातें कर रहा है। हम्बर्ट दौड़ता हुआ वहाँ जाता है। अब तक वो शख्स यहाँ से जा चुका है। वो लो से पूछता है कि वो आदमी कौन था। लो कहते हैं कि वो सिर्फ इस जगह के मैप के बारे में पूछ रहा था। यहाँ हम्बर्ट लो पर गुस्सा होता है। कार रोककर उसे थप्पड़ मारता है। लो गुस्से में कार से उतरती है। वो रेगिस्तान में जाने लगती है। हम्बर्ट उसका पीछा करता है, उससे माफ़ी मांगता है और वापस उसे घर लाता है। इन सब में इन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एक बार जब ये साथ हैं तब लो हम्बर्ट पर आरोप लगाती है कि उसने उसकी माँ को मार डाला और अब वो उस पर भी बंदिशें लगा रहा है। हम्बर्ट गुस्से में एक और थप्पड़ मारता है। लो यहाँ से निकलती है। वो साइकिल लिए यहाँ से भागने लगती है। हम्बर्ट उसका पीछा करता है। इस समय वो उसे एक स्टोर में कन्फ्रंट करता है। लो कहते हैं कि उसे यहाँ आइसक्रीम खानी है। हम्बर्ट उसके लिए आइसक्रीम खरीद देता है। घर आकर लो हम्बर्ट से हमबिस्तर होने की इच्छा जाहिर करती है। इसके बाद दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इसके बाद जब वे नई लोकेशन पर पहुँचते हैं तब लो कहती है कि उसकी तबीयत खराब है। हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। अगले दिन अपने घर से हम्बर्ट हॉस्पिटल में फ़ोन लगाता है लो की तबीयत जानने के लिए। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसके अंकल आए थे और उसे यहाँ से ले गए। ये सब सुनकर हम्बर्ट दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुँचा है। यहाँ के स्टाफ से वो लो के बारे में पूछता है। एक डॉक्टर पर वो हावी होता है, पर इन सब को अब कोई फ़ायदा नहीं। लो यहाँ से जा चुकी है। हम्बर्ट इसके बाद शहर दर शहर जाता है। वो उन सभी मोटेल्स में जाता है जहाँ वो पहले रुका था। वो गिल्टी नाम के शख्स को ढूंढता है। उससे पूरा यकीन है कि जो शख्स उनका पीछा कर रहा था उसी ने लो को बहकाया और उसे ले गया, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। उसने कई जगह ढूंढा पर लो उसे कहीं नहीं मिली। इन सब बातों में 3 साल बीत गए हैं। हम्बर्ट को लो का एक ख़त मिला है। इसमें लो ने लिखा है कि अब उसकी शादी हो चुकी है। रिचर्ड नाम के शख्स से उसने शादी की है और कुछ ही महीनों में क्रिसमस पर वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। या वो लिखती है कि उसके पास पैसों की बड़ी तंगी है। उसे $300-400 भी मिल जाए तो काम चला लेगी। ये सब पढ़कर हम्बर्ट भावुक होता है। इमोशनल होता हुआ वो लो के घर पे पहुंचता है। यहाँ लो वाकई में प्रेग्नेंट है। वो बताती है कि क्विल्टी उसे हॉस्पिटल में लेने आया था। वो क्विल्टी के साथ चली गई, पर क्विल्टी वास्तव में अडल्ट फिल्में बनाने का शौकीन था। वो छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ता था और उन्हें 2-3 लड़कों के साथ इंटीमेट होता हुआ फिल्म बनाता था। लोग कहते हैं कि उसने इन सब से इनकार कर दिया। इसके बाद क्विल्टी ने उसे अपने यहाँ से भगा दिया। उसके बाद उसकी मुलाकात रिचर्ड से हुई और उसने उससे शादी कर ली। अब वो रिचर्ड के बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सब जानकर हम्बर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ है। वो लो से कहता है कि वो अभी भी उसे अपने पास रखना चाहता है। उसे यहाँ से भागने को कहता है। लोग कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर हाँ उसे पैसों की ज़रूरत है। हम्बर्ट उसे $4000 एनवलप में रख कर देता है। जाते हुए एक बार और लो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ नहीं आ सकती। लो यहाँ इनकार कर देती है। हम्बर्ट पूछता है कि उसने जो लो के साथ किया, क्या लो कभी भी उसे माफ़ कर पाएगी। लो ने अपने बच्चे का नाम मॉली रखा है। वो मॉली से कहती है कि वो अपने ग्रैंडफादर से बाय बोले। या हम्बर्ट रियलाइज़ कर चुका है कि लो उसे रिजेक्ट कर चुकी है और अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। वो यहाँ से जाने लगता है। कार में बैठा हुआ वो आखिरी बार लो को देखता है। उसे लो की वही 14 साल की छवि दिखती है जब वो बहुत चुलबुली टाइप की थी, पर उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी हरकतों ने लो को क्या बना दिया है। इसके बाद हम्बर्ट क्विल्टी को ट्रैक डाउन करता है। वो उसके घर जाता है, उसे कई गोलियां मारता है और उसे यहाँ पे मार देता है। क्विल्टी को मारने के बाद जब कार से हम्बर्ट यहाँ से निकल रहा है तब पुलिस उसे ट्रैक डाउन कर लेती है। उसे जेल में डाला जाता है। इन सब के कुछ सालों बाद जेल में उसकी मौत हो जाती है।
इधर लो भी जब बच्चे को जन्म देती है उस समय उसकी भी डेथ हो जाती है और ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है। फिल्म हम्बर्ट की कहानी जो कि ठरकपन और वासना से प्रेरित था, उसकी इन वासनाओं की वजह से लो की लाइफ खराब हो गई और अंत में दोनों ही मर गए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉलिता 1997 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नॉवल पर बेस्ड है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में कुछ चीजें आपको गलत लग सकती है क्योंकि इस मूवी के कैरेक्टर ही गलत है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर हम्बर्ट एक गाड़ी में दिखता है। ये इंजर्ड है और ये चलता जा रहा है। हम्बर्ट फिर उसकी लाइफ की स्टोरी हमें सुनाता है। ये कहता है कि ललिता मेरा प्यार थी, मेरा सब कुछ थी, मेरी जिंदगी थी। ये जो स्टोरी है ये हम्बर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसी वजह से ये जरा ड्यूअल हो सकती है। आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपनी खुद की गलत चीजें भी रोमांटिसाइज कर कर या कुछ सही तरीके से बताना चाहता है। पर आप जरा ओपन माइंड रखिए कि चीजें किस तरह से एक्चुअल में हुई होगी और फिर इसे एनालाइज करिए। हम्बर्ट का बचपन यानी कि 1921 हमें दिखता है। हम्बर्ट कहता है कि जब मैं छोटा था, सिर्फ 14 साल का, तभी उसे प्यार हो गया था। उसके टाउन में एक लड़की आई थी जिसका नाम एनाबेल था। इसके प्यार में पड़ गया था। इसके बाद इन दोनों की रिलेशनशिप भी हुई थी। एक दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूरा समर इन्होंने एक साथ गुजरा था। बहुत सारी मेमोरीज इन्होंने बनाई, पर एनाबेल को एक बीमारी हो गई, इसी वजह से वो मर गई। इसके बाद हम्बर्ट हार्ट ब्रोकन हो गया। हम्बर्ट फिर हमसे कहता है कभी दूसरी बार मुझे प्यार हुआ ही नहीं। तो हमेशा एनाबेल को ही याद करता रहा। इसके बाद उसकी लाइफ का वो एक अलग इंसिडेंट सुनाता है। कहता है कि वो प्रोफेसर बन चुका था। उसे और एक अच्छी सी जॉब मिलने वाली थी जहां पर वो टीचिंग करने वाला था। हम्बर्ट एक इंग्लिश टीचर था और वो फ्रांस जाकर आया हुआ था, तो उसे उनके कल्चर पर एक बुक लिखनी थी। उसे जॉब को ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम था और ये टाइम वो बुक लिखने में बिताना चाहता था। थोड़ी शांति उसे मिलनी चाहिए, इसलिए एक छोटे से गाँव में उसके अंकल के साथ वो रहना चाहता था। जब उसके अंकल उसे स्टेशन पर लेने के लिए आए और घर लेकर गए तो उनका घर बर्बाद हो चुका था। वहां आग लगी थी और सब कुछ तबाह हो गया है। हम्बर्ट को कहीं ना कहीं तो रहना है, तो हम्बर्ट के अंकल उनके फ्रेंड के यहाँ इनका इंतजाम करवा देते हैं। अंकल का फ्रेंड पहले ही मर चुका है और उसकी वाइफ अब वहां रहती है। फ्रेंड की वाइफ के पास खाली रूम है, तो यहाँ पर हम्बर्ट रह सकता है। फ्रेंड की वाइफ का नाम हेज होता है। जब हम्बर्ट को देखती है तो इंस्टेंटली उससे वो अट्रैक्टेड होती है। हम्बर्ट फ्रांस जा चुका है तो इसे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। हेज फिर हम्बर्ट को उसका रूम दिखाती है। जब हम्बर्ट रूम दिखता है तो उसे जरा भी पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैस होती है। हम्बर्ट फिर अपने प्लान्स इंस्टेंटली चेंज कर लेता है। उसे लगता है कि अब उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। हेज भी ये समझ जाती है। हेज फिर कहती है कि चलो नीचे तुम्हें एक मैं जगह दिखाती हूँ, तुम पहले वो देख लो, उसके बाद अपना माइंड तुम मेकअप करना। एक अच्छी सी गार्डन हेज की होती है जो हम्बर्ट को दिखाना चाहती है। नीचे जब वो उसे लेकर जाती है तो हेज की डॉटर हम्बर्ट देखता है। हेज की डॉटर का नाम ही ललिता है, जो हमारी फिल्म का टाइटल है। जब हम्बर्ट ललिता को पहली बार देखता है तो उसे एनाबेल की याद आती है। एनाबेल और हम्बर्ट दोनों 14 इयर्स के ही थे जब एक दूसरे से उन्होंने प्यार किया था और ललिता भी 14 इयर्स की ही है। हम्बर्ट सिर्फ ललिता के पास रहना चाहता है, इसी वजह से रूम लेने का डिसाइड करता है। हमेशा हम्बर्ट काम करते वक्त ललिता को देखता रहता है। उसकी एक डायरी होती है जिसमें वो ललिता के बारे में लिखता है। हम्बर्ट फिर कहता है कि बहुत सारी लड़कियों में से अगर कोई लड़की तुम्हें चूज करनी होगी तो तुम ये सही से कर नहीं पाओगे। तुम अगर बहुत ही इंटेलिजेंट होगे तभी तुम सही लड़की चूज कर पाओगे। और हम्बर्ट कहता है कि मैंने वो चूज की है। ललिता में डेमोनिक क्वालिटीज है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ललिता में जो पावर है ये कोई भी देख नहीं सकता, पर मैंने ये ढूंढ ली है। ललिता का रूम हम्बर्ट के रूम के सामने ही होता है। रात में हम्बर्ट अपनी बुक पर काम कर रहा होता है। उसके टाइपराइटर का आवाज आता है तो ललिता आ जाती है। हम्बर्ट कहता है क्या मेरी वजह से तुम सो नहीं पा रहे, और वो अपनी राइटिंग बंद कर देता है। ललिता कुछ भी बोलती नहीं और नीचे आ जाती है। फ्रिज से आइसक्रीम निकालती है और खाती है। ये सब हम्बर्ट नीचे आकर देख रहा होता है। नेक्स्ट डे हमें देखता है कि हम्बर्ट अपने बुक पर काम कर रहा होता है। तभी ललिता उसके पास आती है। वो कहती है कि उसे बहुत ही नींद आ रही है। हम्बर्ट भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ललिता पूछती है क्या तुम सो नहीं पाते? हम्बर्ट कहता है तुम्हें क्या बताओ, मुझे नींद ही नहीं आती। ललिता फिर डायरेक्टली हम्बर्ट के पास आ जाती है और उसके लैप में बैठ जाती है। वो उससे पूछती है क्या मेरे गाल पर पिंपल है? हम्बर्ट कहता है कि नहीं, तुम तो मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट हो। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी ललिता की मदर का यानी कि हेज का नीचे से आवाज आ जाता है। ललिता जल्दी से अपने रूम में चली जाती है।
नेक्स्ट डे ललिता हम्बर्ट के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो वो कहती है कि प्लीज मॉम को मत बताना, मैंने तुम्हारे सब कुछ वेकन्स खा लिए हैं। यहाँ पर वो हम्बर्ट से फ्लर्ट कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखता है ललिता, हेज और हम्बर्ट ये सब झूला झूल रहे होते हैं। यहाँ पर ललिता हम्बर्ट के पास ही बैठी हुई होती है। हेज शैंपेन पी रही होती है, उसका ग्लास खत्म हो जाता है तो वो चली जाती है। ललिता हम्बर्ट से कहती है कि मेरी मदर तुम्हें लाइक करने लग गई है, तुम जो भी सब कहोगे वो मान लेगी। ललिता फिर हम्बर्ट को कहती है कि उसे कहो कि हमें लेक पर जाना है। ललिता को वहां जाना होता है इसीलिए उसे मैनिपुलेट करती है। हेज फिर वापस आती है और यहाँ बातों बातों में हमें पता चलता है कि ललिता बहुत ही अच्छा डांस करती है। हम्बर्ट को उसका डांस देखना होता है। ललिता को ज्यादा यहाँ बैठना नहीं होता तो अंदर चली जाती है, म्यूजिक लगाती है और डांस करती है। हम्बर्ट और हेज अब ये दोनों अकेले बालकनी में हैं। हेज को इससे बात करनी है पर हम्बर्ट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो अंदर झांकता है और ललिता जो डांस कर रही होती है यही देखने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों लेक पर आए हुए हैं। हेज आज बहुत ही रोमांटिक होती है। वो हम्बर्ट से कहती है कि मेरा एक सपना है कि हम सब एक घर में हमेशा के लिए रहे। हेज को घर के काम का लोड आता है तो इसलिए वो एक मेड भी रखना चाहती है। हम्बर्ट पूछता है कि अगर तुम हमेशा के लिए मेड रखोगी तो वो कहाँ रहेगी। हेज कहती है कि वो ललिता के रूम में रहेगी। हम्बर्ट पूछता है कि ललिता फिर कहाँ जाएगी। हेज कहती है कि जल्द से जल्द मैं उसे समर कैंप भेज दूंगी और उसके बाद मैं उसे बोर्डिंग में डालने वाली हूँ। इसके बाद ललिता हमें डायरेक्टली समर कैंप पर जाती हुई दिखती है। हेज ने ललिता को कहा होता है कि हम्बर्ट भी इसके लिए एग्री करता है। ललिता को बहुत ही हार्ट ब्रोकन महसूस होता है। जब ललिता यहाँ से जा रही होती है तो हम्बर्ट अपनी खिड़की से इसे देखता है। ललिता गाड़ी से उतर जाती है और हम्बर्ट के रूम में आ जाती है, उसे गले लगाती है और किस कर कर चली जाती है। हम्बर्ट फिर ललिता के रूम में आता है, ललिता के कपड़े हाथ में लेता है और उसकी खुशबू लेता है। हम्बर्ट को फिर एक मेड आकर हेज का लेटर देकर जाती है। इस लेटर में हेज ने हम्बर्ट को प्रपोज किया होता है। लेटर में वो लिखती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम यहाँ से अभी चले जाओ, क्योंकि उसका डील टूट जाएगा अगर वो फिर से हम्बर्ट को इसी घर में देखेगी। अब हम्बर्ट हमसे कहता है उसके 2 वीक्स बाद ही हम दोनों ने शादी कर ली। अगर उसने ये शादी नहीं की तो ललिता को फिर से कभी भी देख नहीं पाएगा। ये ललिता के साथ रहने का उसका एक चांस है, इसी वजह से वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक दिन हेज हम्बर्ट के रूम में आती है तो वो कुछ लिख रहा होता है। एक ड्रॉवर देखती है जो लॉक्ड होता है। ये हम्बर्ट से पूछती है कि इस ड्रॉवर में क्या है। हम्बर्ट कहता है कि मेरी कुछ सीक्रेट चीजें हैं। इसके बाद हम्बर्ट हमसे कहता है कि हेज मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर हमेशा मैं उसे इग्नोर करता रहा। डॉक्टर के पास जाता है और नशे की दवाई लेकर आता है जो हेज के खाने में वो मिला देता है, जिससे हेज जल्दी से सो जाए, यानी कि उसके साथ वो कुछ कर नहीं पाए। एक दिन हम्बर्ट बाहर गया था और जब वो घर पर वापस आया तो हेज रो रही थी। हम्बर्ट का ड्रॉअर उसने ओपन कर लिया था। हम्बर्ट जो भी सब चीजें ललिता के बारे में, हेज के बारे में लिखता था, ये सब उसमें है। हम्बर्ट ने लिखा था कि हेज एक भैंसी है, इसी वजह से वो रो रही है और हार्ट ब्रोकन है। वो हम्बर्ट को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, कोई भी आदमी ये सब नहीं कर सकता, अब उसे डिवोर्स चाहिए। हेज कहती कि अगर तुम चाहते हो तुम ये घर भी रख सकते हो, पर जल्द से जल्दी मुझे डिवोर्स दे दो। हम्बर्ट को अब क्या करना चाहिए ये कुछ भी समझ में नहीं आता। हम्बर्ट कहता है कि हम कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। हम्बर्ट थोड़े टाइम में ड्रिंक्स बनाता है। जब वो लिविंग रूम में आता है तो उसे कॉल आता है। इस कॉल पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। वो कहता है कि मेरी वाइफ तो घर में ही है। जब वो देखने के लिए जाता है तो हेज वहां नहीं होती। वो बाहर भागते भागते जाता है। हेज के हाथ में लेटर्स थे जो पोस्ट करने वाली थी। हम्बर्ट के बारे में सब कुछ चीजें वो बता देने वाली थी, पर ये करने से पहले ही रास्ता क्रॉस करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। हम्बर्ट को हेज के लेटर मिल जाते हैं और वो जला देता है। हम्बर्ट अब बहुत ही खुश है क्योंकि उसके और ललिता के बीच में सिर्फ हेज थी और वो अब मिट चुकी है। हम्बर्ट फिर ललिता को लेने के लिए समर कैंप आता है। वहाँ की समर कैंप की लेडी उसे कहती है कि ललिता को लेने के लिए चार्ली को मैं भेजती हूँ। चार्ली और ललिता एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड है। ये सुनकर हम्बर्ट को जरा जेलस महसूस होता है। ललिता हम्बर्ट को देखकर बहुत ही खुश है। ललिता अपनी मदर के बारे में हम्बर्ट से पूछती है। ललिता को पता नहीं है कि उसकी मदर मर चुकी है। हम्बर्ट कहता है कि मदर बीमार है, इसी वजह से वो तुम्हें लेने के लिए नहीं आई। गाड़ी में ललिता हम्बर्ट से कहती है कि मैं तुमसे फेथफुल नहीं रही, यानी कि दूसरे लड़कों के साथ उसने बहुत सारी चीजें की है। ललिता कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम्बर्ट कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ललिता बोलती है कि मैं कब से इस गाड़ी में हूँ, तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है। हम्बर्ट फिर गाड़ी रोक लेता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहां से एक पुलिस की कार आ जाती है।
यहाँ इस एरिया में एक चोर था जिसको वो ढूंढ रहे हैं। ललिता हम्बर्ट के लैब में बैठी हुई है। यह देखकर पुलिस भी शर्मा जाता है और आगे चला जाता है। हम्बर्ट ने ललिता और उसके लिए एक अच्छा सा होटल बुक किया होता है। वो एक ही रूम बुक करता है जहाँ पर एक ही बेड में ललिता के साथ उसे सोना पड़े। होटल की लॉबी में ललिता एक आदमी को देखती है। इस आदमी के डॉग के पास ललिता जाती है। यह आदमी कहता है कि मेरा डॉग किसी को भी पसंद नहीं करता, पर तुम उसे अच्छी लगती हो। इसके बाद हम्बर्ट ललिता को उसके रूम में लेकर जाता है। ललिता जब ये देखती है तो पूछती है कि क्या हम दोनों एक ही बेड पर सोने वाले हैं? अगर मदर को पता चला तो हम दोनों को वो मार देगी। हम्बर्ट फिर एक्सक्यूज बनाता है। वो कहता है कि हम उतने रीच नहीं हैं कि दो अलग अलग रूम ले सके। हम्बर्ट ललिता को बताने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक ही रूम में हैं, तो उन दोनों में कुछ हो सकता है, पर वह बोल नहीं पा रहा होता तो ललिता ही ये बोल देती है। रात में जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो डिनर टेबल पर ललिता कहती है कि मैं उस आदमी को जानती हूँ, वही आदमी है जिसके डॉग के साथ ललिता पहले खेल रही थी। ललिता कहती है कि एक बहुत ही फेमस राइटर है, इसने बहुत सारे प्लेज लिखे होते हैं। ललिता इस आदमी से अट्रैक्टेड होती है। जब ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं तो हम्बर्ट ललिता के शूज वगैरह निकालता है। ललिता बोलती है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कैंप में मैंने क्या क्या किया था। हम्बर्ट कहता है कि अब तुम अच्छे से रेस्ट करो, इसके बाद हम तुम्हारी सब कुछ स्टोरी सुनेंगे। हम्बर्ट स्मोक करने के लिए बाहर आ जाता है। यहाँ पर उसे फिर से वो राइटर दिखता है। ये जो राइटर है इसका नाम होता है क्विल्टी। क्विल्टी और हम्बर्ट एक दूसरे से बात करते हैं। जनरल वेदर कैसा है, किस तरह का यह होटल है, इसके बारे में वो बात करते हैं। पर हम्बर्ट को हमेशा लगता है कि क्विल्टी उसकी डॉटर के बारे में ही बात कर रहा है। ये जो आज ललिता के साथ है तो उसे वो जरा डर रहा है। उसका कॉन्शियस उसे कह रहा होता है कि सब लोगों को पता है कि वो ललिता के साथ क्या करने वाला है। हम्बर्ट फिर रात में आकर ललिता के बेड पे ही सो जाता है। जब सुबह होती है तो ललिता उसे किस करने लग जाती है। उसके कान में कुछ बात उसे कहती है। हम्बर्ट सरप्राइज होता है। वो कहता है क्या तुमने ये सब चीजें की कैंप पर? ललिता कहती है कि तुम सरप्राइज हो जाओगे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये ट्रैवल कर रहे हैं। हम्बर्ट हमसे कहता है कि जिस तरह से शिकारी किसी एनिमल का हंट करता है, उसे जिस तरह से लगता होगा उसी तरीके से मुझे आज लग रहा है। ललिता कहती है कि एक जगह पर गाड़ी जरा रोक लो, उसे जरा कॉल करना होता है। ये अपनी मदर को कॉल करना चाहती है, पर हम्बर्ट उसे कॉल करने नहीं देता। उसे फिर वो सच बता देता है। ललिता रात में बहुत रोती है। वो हम्बर्ट को हेट करती है, पर थोड़ी देर में हम्बर्ट के पास आ जाती है। हम्बर्ट कहता है कि उसने मुझे फिर माफ कर दिया था। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि उसकी मदर मर चुकी है। हम्बर्ट ललिता के साथ पूरी कंट्री घूमना चाहता था। ये दोनों अब उनके जर्नी में चल पड़े। अब ये दोनों ट्रैवल करते थे। ललिता हमेशा हम्बर्ट को चिढ़ाती रहती थी, उसे इरिटेट करती थी, पर हम्बर्ट भी ये सब सहन कर लेता था। हम्बर्ट ने ललिता को ड्राइव कैसे करना है ये सब सिखाया। हम्बर्ट कहता है कि मैं बहुत ही खुश था, पूरे आकाश की खुशी मुझे मिल रही थी। मुझे पता था कि जो सब हो रहा है ये सही नहीं है, पर इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी ललिता को अपनी मदर की याद आती थी तो वो बहुत रोती थी। हम्बर्ट की छुट्टी अब खत्म हो चुकी है। जहाँ पर उसे जॉब करना है वह उसे जाना होता है। जहाँ पर उसे जॉब करना होता है उस सिटी में वो ललिता के साथ मूव हो जाता है। ललिता को भी एक स्कूल में वहाँ एडमिशन लेकर देता है। ललिता की स्कूल बहुत ही ओपन माइंडेड है। ललिता को भी ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो स्कूल उसे सपोर्ट करती है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं और इनका रूटीन अच्छे से चल रहा होता है। स्कूल में एक प्ले होने वाला है जिसका पार्ट ललिता को बनना है, पर हम्बर्ट को लगता है कि ललिता अगर दूसरे लड़कों से मिलेगी तो उसके साथ उसका चक्कर हो सकता है। इसी वजह से वो इनसिक्योर है और ललिता को मना करता है। ललिता मानने वालों में से नहीं है। ललिता हम्बर्ट के पास जाती है और उसे रिझाती है और उसे वो मना ही लेती है। हम्बर्ट ललिता को थोड़े से पैसे देता है कि वो अपने आप पर वो खर्च कर सके। ललिता ये पैसे भी जरा बढ़ा लेती है। एक दिन ललिता की टीचर ललिता के बारे में बात करने के लिए हम्बर्ट को बुलाते हैं। वो ललिता को लेकर जरा चिंतित है। हम्बर्ट पूछता है कि किस वजह की तुम्हें चिंता है। हम्बर्ट थोड़ा सा डरने लग जाता है। उसे शक आता है कि ललिता ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा, पर ये इसके बारे में नहीं होता। ललिता के टीचर कहते हैं कि ललिता जब सेक्स एजुकेशन का टॉपिक आता है तो उसमें बहुत ही डिसइंटरेस्टेड है। हम्बर्ट थोड़ा सा हंसता है पर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। हम्बर्ट कहता है कि मैं इसके बारे में उसे समझाऊंगा। एक दिन हम्बर्ट को पियानो टीचर का कॉल आता है। ललिता एक्चुअल में उसके पियानो के क्लासेस कर ही नहीं रही है। हम्बर्ट फिर ललिता को पूछता है तुम्हारे क्लासेस कैसे चल रहे हैं। ललिता कहती है एकदम मस्त चल रहे हैं। हम्बर्ट कहता है कि तूने 2 क्लासेस मिस की है, तुम कहाँ थी। ललिता कहती है कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ थी, वो प्ले की तैयारी कर रही थी। हम्बर्ट इस पर बिलीव नहीं करता। ललिता से उसकी फ्रेंड का नंबर लेता है। ललिता ने जो कहा था उसकी फ्रेंड भी वही कहती है। ललिता फिर गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है।
हम्बर्ट उसे सिटी में बहुत ढूंढता है। ललिता एक कैफे में होती है। ललिता फिर उसे कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है। वो हम्बर्ट के साथ सब कंट्री घूमना चाहती है, पर इस बार ललिता लोकेशन चूज करेगी। हम्बर्ट को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि ललिता उससे दूर जाना चाहती है। ये दोनों फिर अपने सफर में निकल पड़ते हैं। ये अलग अलग टाउन घूमते हैं, पर एक दिन हम्बर्ट नोटिस करता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। ये ललिता को एक नोटबुक निकालने के लिए कहता है और उस पर नंबर नोट कर लेता है। ललिता हमेशा चिंगम खाती रहती है, तो हम्बर्ट कहता है कि इस पर चिंगम मत लगाना। एक दिन हम्बर्ट गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है, तो ललिता किसी से बात कर रही होती है। ये वही आदमी है जो इनका पीछा कर रहा था। हम्बर्ट जल्दी से भागते भागते ललिता के पास जाता है, पर तब तक वो आदमी वहां से निकल चुका है। हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि आदमी क्या पूछ रहा था। ललिता कहती है कि वो आदमी सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था। हम्बर्ट फिर ललिता को समझाता है कि तुम यंग हो और लोग तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहते हैं। तुम्हें किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। अब फिर से थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ये जंगल से जा रहे हैं और फिर से हम्बर्ट को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। हम्बर्ट एक जगह पर गाड़ी रोक लेता है। उनके पीछे भी जो उसका पीछा कर रही थी, ये गाड़ी भी रुक जाती है। हम्बर्ट गाड़ी से बाहर निकलता है और उस गाड़ी के सामने चलने लग जाता है। जो उनका पीछा कर रहा था वो जल्दी से गाड़ी रिवर्स में लेता है और वहां से भाग जाता है। आगे चलकर हम्बर्ट फिर से ललिता को कहता है कि उसे वो कागज दे जिस पर उसने नंबर प्लेट लिखी हुई थी, पर ललिता ने इस पर चिंगम चिटका दिया था। गाड़ी का नंबर इस कागज पर नहीं है। हम्बर्ट बहुत ही चिढ़ जाता है और ललिता को स्लैप करता है। ललिता रोते रोते गाड़ी से बाहर निकल जाती है। ये उस पर बहुत नाराज है, पर हम्बर्ट उसके पास आता है और उसे सॉरी कहता है। एक टाउन में हम्बर्ट और ललिता एक मॉडल में रुकती है। हम्बर्ट कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तो ललिता को पैर देखता है, ये जरा डर्टी होते हैं। तो हम्बर्ट कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहीं बाहर जाकर आए हो। ललिता इस पर कुछ भी बोलती नहीं, ये सब वो डिनाई कर देती है। हम्बर्ट ललिता को जो भी सब पैसे देता था, ये सब वो सेव कर कर रखती थी। हम्बर्ट उससे पूछता है कि ये सब पैसे तुम क्यों सेव कर रही हो, पर ललिता इस पर कुछ भी बोलती नहीं। इन पैसों को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। हम्बर्ट को लगता है कि ललिता उसे छोड़कर भाग जाना चाहती है। इसके उसे रात में बुरे सपने भी आते हैं। फिर से ट्रैवल करने लग जाते हैं, पर ललिता की तबीयत जरा खराब हो जाती है। ये जरा वायरल इन्फेक्शन है, तो ललिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। रात भर ललिता को यही रुकना पड़ेगा, तो डॉक्टर हम्बर्ट को कहते हैं कि तुम अब घर चले जाओ। तुम यहाँ रुके भी तो तुम उससे मिल नहीं पाओगे, क्योंकि वो बीमारी तुम्हें भी हो सकती है। हम्बर्ट अगली सुबह फिर से हॉस्पिटल में कॉल करता है। ललिता कैसी है ये वो पूछता है। वहाँ की नर्स कहती है कि उसके अंकल आए थे और उसे लेकर चले गए। हम्बर्ट बहुत ही डर जाता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम्बर्ट फिगर आउट करता है कि उनका जो पीछा कर रहा था वही ललिता को लेकर चला गया है। भागते भागते वो हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर को मारने लग जाता है। उसे लगता है कि हॉस्पिटल ने मिलकर ये चाल चली है। हम्बर्ट फिर ललिता को ढूंढने लग जाता है। अलग अलग शहर में हो जाता है, अलग अलग मोटेल चेक करता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते वक्त जो आदमी ललिता को लेकर गया था उसने अपना नाम और अपनी साइन दी थी, तो अब हम्बर्ट को उसकी हैंडराइटिंग पता है। हम्बर्ट अलग अलग सिटीज में जाकर वो उसकी हैंडराइटिंग ढूंढता है। मॉडल के रिकॉर्ड चेक करता है। उसे हमेशा से पता चल जाता है कि इस मॉडल में ललिता और वो आदमी रुके थे। हम्बर्ट हमसे कहता है कि ललिता को ढूंढने के लिए उसने पूरे 2 महीने लगाए, पर फिर भी उसे ढूंढ नहीं पाया। अब इसके बाद डायरेक्टली 3 साल गुजर जाते हैं। हम्बर्ट को एक दिन ललिता का लेटर मिलता है। इस लेटर में ललिता लिखती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और उसे बेबी होने वाला है। ललिता को कुछ पैसों की जरूरत है जो वो मांग रही होती है। उसका एड्रेस भी उसने लिखा होता है। हम्बर्ट अब ललिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने साथ एक गन भी लेता है, टारगेट प्रैक्टिस करता है। जो ललिता को उससे जुदा कर लेकर गया था उसे बदला लेना है। फाइनली वो ललिता के पास पहुंच जाता है। हम्बर्ट ललिता के हस्बैंड को देखता है। ये वो आदमी नहीं है जो उनका पीछा कर रहा था। हम्बर्ट उससे बात नहीं करना चाहता। हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि वो कौन था। ललिता कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं है। ललिता जिसके साथ गई थी वो क्विल्टी था। ये वही राइटर है जो पहली बार मोटेल में ही नहीं मिला था, जिसके कुत्ते के साथ ललिता खेल रही थी। ललिता इस आदमी से अट्रैक्टेड हो गई थी, इसी वजह से उसके साथ वो चली गई थी। ललिता फिर कहती है कि वो बूढ़ा आदमी था, वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं था, पर उसे छोटी लड़कियों की फिल्म बनाना अच्छा लगता था। वो मुझसे भी वही काम करवाना चाहता था, इसलिए मैं वहां से भाग गई। इसके बाद वो दूसरे लड़के से मिली और उससे उसने शादी कर ली। हम्बर्ट फिर ललिता को कहता है कि तुम्हें जो पैसे मैं देने वाला हूँ ये तो तुम्हें मिलने ही वाले हैं, पर इससे पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या तुम फिर से मेरे साथ रहना चाहती हो? अगर ललिता उसके साथ रहेगी तो उसे सब कुछ देना चाहता है।
उसके बहुत ही प्यार में है कि वो ललिता से कहता है। ललिता बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ललिता को सिर्फ $1000 चाहिए थे, पर हम्बर्ट उसे $4000 दे देता है। हम्बर्ट हमसे कहता है कि ललिता कैसे भी हो, अगर वो मुरझा भी जाए फिर भी उससे हमेशा प्यार करता रहूंगा, कभी भी वो उसे भुला नहीं पाएगा। हम्बर्ट फिर से हमें गाड़ी में दिखता है और वो इंजर्ड हो चुका है। हम्बर्ट हमसे कहता है कि ललिता के साथ मैंने जो भी सब किया वो सब चीजों को मैं रिग्रेट करता हूँ, ये सब करने के लिए वो शर्मिंदा है, पर लास्ट टाइम ललिता को मिलने के बाद उसने जो किया वो उसे रिग्रेट नहीं करता। इसके बाद वो डायरेक्टली क्विल्टी जो राइटर था उसके पास पहुंच गया। क्विल्टी पर उसने गन लगाई और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्विल्टी उसे पहले पहचान नहीं पाया और उसने कहा कि तुम वही हो ना, स्टेप फादर। क्विल्टी इसे सीरियसली नहीं ले रहा था, अपना ड्रिंक ले रहा था, सिगरेट पी रहा था। फिर हम्बर्ट ने एक जमीन पर गोली चलाई। क्विल्टी फिर डर गया। क्विल्टी बोला कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं वैसे भी कुछ लड़कियों के साथ कर नहीं सकता। हम्बर्ट उसे मार सकता है तो क्विल्टी उस पर झपक पड़ता है। हम्बर्ट फिर से कंट्रोल में आ जाता है। क्विल्टी कहता है कि तुम भी इतने सीधे नहीं हो, तुमने भी उसके साथ गलत ही चीजें की थी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम परफेक्ट होते तो मेरे साथ आती? ये दोनों फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं और हम्बर्ट क्विल्टी को मार देता है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि गाड़ी में वो इंजर्ड है, पर यह खून क्विल्टी का था। उसका पीछा अब पुलिस कर रहे हैं। आगे चलकर वो गाड़ी ठोक देता है और एक माउंटेन के पास आता है। यहाँ पर एक गांव है जहाँ बच्चे खेलने की आवाज आती है। हम्बर्ट हमसे कहता है कि मुझे बच्चों की आवाज आई, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी। उस आवाज में ललिता का आवाज नहीं है, ललिता अब उसके साथ नहीं है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हम्बर्ट को पुलिस ने पकड़ लिया था। जब वो प्रिजन में था तब उसे एक बीमारी हो गई और 16 नवंबर 1950 में वो वही मर गया। ललिता प्रेग्नेंट थी पर उसकी एज कम है, तो उसी साल क्रिसमस में 1950 में वो चाइल्ड को बर्थ देते देते मर गए। यही मूवी एंड हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में यानी कि हम्बर्ट के बारे में बात करें तो ये सब मूवी हम्बर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपने फ्लॉज किसी को भी नहीं बताता। इसी तरीके से जब ये स्टोरी चल रही थी तब मूवी में हमें दिखता है कि ललिता उसे फ्लर्ट कर रही थी, पर ये क्या सचमुच में हुआ था यह हमें जानने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर हम इसे ऑब्जेक्टिवली देखें तो ललिता की मदर मर गई थी, ललिता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसे हम्बर्ट के साथ रहना पड़ा। एक तरह की ललिता की किडनैपिंग ही उसने की थी। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। मूवी के शुरू में हम हम्बर्ट को देख पाते हैं। वो इंजर्ड है, फिर भी वो ड्राइव कर रहा है। वो अपनी कहानी हमें बताता है। वो कहता है, ललिता मेरा सब कुछ थी, मेरा प्यार थी। फिर हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है। वो जब 14 ईयर्स का था तभी उसे प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम था एनाबेल। वो भी हम्बर्ट से प्यार करती थी। पूरा समर ये दोनों एक साथ थे, लेकिन अचानक उसे एक बीमारी हो जाती है और वो मर जाती है। तब से उसे और कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। कुछ साल बीत जाते हैं और अब वो एक इंग्लिश प्रोफेसर बन चुका है। रिसेंटली वो फ्रांस जाके आया है, तो उसे उनकी कल्चर के ऊपर एक बुक लिखनी है। वो एक न्यू जॉब भी ज्वाइन करने वाला है, पर उसमें अभी टाइम है। उस बुक को लिखने के लिए वो उसके अंकल के घर में जाता है, पर उनके घर में आग लगी थी। घर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उसके अंकल उनके फ्रेंड के घर हम्बर्ट का रहने का इंतजाम कर देते हैं। उनका फ्रेंड पहले ही मर चुके हैं। अब उनकी वाइफ इस घर में रहती है। इनका नाम है हेज। वो उसे रूम दिखाती है, पर हम्बर्ट को ये रूम पसंद नहीं आता। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन पहली बार देखते ही हेज हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी। वो कहती है, मेरे घर में और एक जगह है जो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा, पहले वो देख लो फिर डिसाइड करना। वो उसे गार्डन में ले जाती है और उधर हम्बर्ट पहली बार ललिता को देखता है। ललिता हेज की बेटी है। उसे देखकर ही हम्बर्ट को एनाबेल की याद आती है। उसका खोया हुआ प्यार उसे मिल गया है, ऐसा वो फील करता है। वो हमेशा ललिता के आसपास रहना चाहता है, इसलिए वो ये रूम रेंट पे ले लेता है। काम करते टाइम, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी वो ललिता को ही देखता रहता है। उसकी एक डायरी है। एवरीडे वो क्या क्या करता है सब कुछ इस डायरी में लिखता है। रात में वो टाइपराइटर पे काम कर रहा था, तब ललिता उधर आती है। हम्बर्ट पूछता है, क्या टाइपराइटर की आवाज़ से तुम जाग गई? ललिता कुछ जवाब नहीं देती। नीचे जाके आइसक्रीम खाने लगती है और हम्बर्ट उसे देखता है। अगले दिन वो उसके बुक पे काम कर रहा होता है। तब ललिता उसके रूम में आती है। वो पूछती है, तुम रात को काम करते हो तो तुम सोते कब हो?
हम्बर्ट कहता है, रात में मुझे ठीक से नींद नहीं आती। लॉलिता अब उसके गोद में बैठ जाती है और पूछती है, क्या मेरे फेस पे पिंपल है? हम्बर्ट कहता है, नहीं, मेरी नज़र में तुम एकदम परफेक्ट हो। इस टाइम हेज लॉलिता को नीचे से बुलाती है। उसकी आवाज़ सुन के लॉलिता भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम्बर्ट के लिए वो ब्रेकफास्ट लाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। दिन एक दिन ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे। हेज का ड्रिंक खत्म हो गया था, तो ड्रिंक लाने वो रूम के अंदर जाती है। तब लॉलिता कहती है, कल मुझे लेक के पास घूमने जाना है, लेकिन मॉम मुझे जाने नहीं देगी। अगर तुम मॉम से कहो तो वो जरूर मानेगी, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। हेज ड्रिंक लेके वापस आती है। लॉलिता उनके साथ बैठी है, इसलिए उसे प्रॉब्लम होती है। वो हम्बर्ट के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती है। दिन एक कॉल रिसीव करने लॉलिता अंदर जाती है। फिर म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगती है। हम्बर्ट का ध्यान लॉलिता पे ही रहता है। हेज उससे क्या बात कर रही है वो सुनता तक नहीं। अगले दिन हेज उसे लेकर लेक पे जाती है और कहती है वो एक वेल ट्रेन्ड मेड रखने वाली है। वो घर का सब काम करेगी और लॉलिता के रूम में रहेगी। लॉलिता समर कैंप जाने वाली है। दिन वहां से डायरेक्ट बोर्डिंग स्कूल जाएगी। हम्बर्ट टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो लॉलिता के लिए ही इस घर में है, पर अब वो उससे दूर हो जाएगी। अगले सीन में हम लॉलिता को समर कैंप पे जाते हुए देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि वहां से उसे डायरेक्ट बोर्डिंग स्कूल जाना होगा, तब वो प्रोटेस्ट करती है, पर उसकी मॉम उसकी नहीं सुनती। हम्बर्ट को उठने में लेट हो गया था। वो भागते हुए विंडो के पास आता है और लॉलिता को देखता है। लॉलिता भी उसे देखकर भागते हुए उसके पास आती है। दिन उसे हग और किस करके चली जाती है। उनके जाने के बाद वो लॉलिता के रूम में जाके उसके कपड़ों में से उसका स्मेल लेने लगता है। तब मेड आके उसे एक लेटर देती है। ये लेटर हेज ने लिखी है। वो हम्बर्ट को प्रपोज करती है, उससे शादी करना चाहती है। अगर हम्बर्ट ये रिलेशन नहीं चाहता तो अभी के अभी वो इस लेटर को फाड़ कर इस घर से जा सकता है। हम्बर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो इस घर से चला जाएगा तो हमेशा के लिए वो लॉलिता से भी दूर हो जाएगा। इसलिए वो हेज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उससे शादी भी करता है। हेज उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर वो उसे अवॉइड करता है। बड़े ही चालाकी से उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला के उसे सुला देता है। पर एक दिन हेज खाना नहीं खाती। हम्बर्ट को लगता है वो डिनर करके सो गई है। वो भी उसके पास जाके सो जाता है और इस टाइम हेज उसके साथ इंटीमेट होती है। उसे लगता है इस स्लीपिंग पिल से और काम नहीं चलेगा, तो डॉक्टर के पास जाके और भी पावरफुल पिल्स वो लेता है। दिन घर आके देखता है हेज रोते रोते उस डायरी को पढ़ रही है। हम्बर्ट ने हेज को द फैट काउ नाम से मेंशन किया होता है। लॉलिता को वो पसंद करता है और इसलिए उसे हेज से शादी करना पड़ा। यह भी डायरी में लिखा था। हेज उसे कन्फ्रंट करती है तो हम्बर्ट उसे समझाता है, उसके लिए ड्रिंक लाता है, पर वो भागते हुए घर से निकल जाती है। हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हेज का एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन द स्पॉट वो मर जाती है। एक छोटी बच्ची हम्बर्ट को कुछ लेटर्स देती है। ये लेटर्स हेज के हाथ में था। वो देखता है ये सब लेटर्स लॉलिता के लिए है। दैट मीन्स हेज उसे सब कुछ बता देना चाहती है। वो फौरन इन लेटर्स को जला देता है। देन लॉलिता को लेने समर कैंप पे जाता है। लॉलिता हम्बर्ट को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे डैड कह के बुलाती है। वो अपनी मॉम के बारे में भी पूछती है। उसे नहीं पता कि उसकी मॉम मर चुकी है। हम्बर्ट कहता है हेज बीमार है, इसलिए वो नहीं आ पाई, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। देन कहता है आज की रात हम दोनों एक होटल में रुकेंगे, दिन कल या परसों हेज से मिलने जाएंगे। लॉलिता कहती है कैंप पे मैंने बहुत मजे किए हैं, बहुत सारे लड़के मेरे फ्रेंड्स बने, मैं तुम्हारे साथ और फेथफुल नहीं रही। देन वो हम्बर्ट को किस करना चाहती है। हम्बर्ट गाड़ी रोकता है और ये दोनों किस करते हैं। उस टाइम एक पुलिस ऑफिसर एक चोर को ढूंढते हुए आता है। वो एक कार चुरा के भागा है। ये दोनों कहते हैं हमने उस कार को नहीं देखा। लॉलिता हम्बर्ट के गोद में बैठी हुई है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर शर्मा जाता है और वहां से चला जाता है। हम्बर्ट पहले से ही एक होटल रूम बुक करके रखा था। लॉलिता को लेकर वो उस होटल में जाता है। उधर एक आदमी के डॉग के साथ वो खेलने लगती है। वो आदमी कहता है मेरा डॉग सबको पसंद नहीं करता, लेकिन वो तुम जैसी यंग गर्ल्स को पसंद करता है। फिर ये दोनों अपने रूम में जाते हैं। उन्हें एक ही बेड शेयर करना होगा। ये देखकर लॉलिता कहती है अगर मॉम को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगी और मुझे भी मार डालेगी। तब हम्बर्ट कहता है हम लोग रिच नहीं हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि 2 रूम अफोर्ड कर सके। देन डिनर करते टाइम वो उस आदमी को फिर से देख पाती है। लॉलिता कहती है मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये एक फेमस राइटर है, इसने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं। रूम में जाकर हम्बर्ट उसके ड्रेस चेंज करने में मदद करता है। देन उसे सुला के बाहर आता है। बाहर वो राइटर भी बैठा था, उसका नाम है क्विल्टी। इन दोनों में नॉर्मल बात होती है, लेकिन हम्बर्ट को लगता है वो लॉलिता के बारे में ही बात कर रहा है। हम्बर्ट को पता है वो जो लॉलिता के साथ कर रहा है वो गलत है। उसे एक डर सा लगता है।
इसलिए वो ऐसा इमेजिन करता है। देन रूम में वापस आके लॉलिता के पास सो जाता है। मॉर्निंग में लॉलिता उसे किस करने लगती है, उसके कान में बताती है उसने कैंप में क्या क्या किया है। सब सुन के हम्बर्ट शॉक्ड हो जाता है। वो बिलीव नहीं कर पाता कि लॉलिता ऐसा कर सकती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। देन इस होटल से चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। लॉलिता अपनी मॉम को कॉल करना चाहती है, पर हम्बर्ट उसे कॉल करने नहीं देता। लॉलिता जब इसका रीजन पूछती है तब वो उसे सच बता देता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। ये सुन के लॉलिता बहुत रोती है। वो हम्बर्ट पे गुस्सा करती है क्योंकि उसने इतनी देर तक सच छुपा के रखा था। रात में ये दोनों एक होटल में रुकते हैं। उधर लॉलिता हम्बर्ट को पकड़कर सो जाती है और उसे माफ भी कर देती है क्योंकि अब हम्बर्ट के बिना और कोई नहीं है उसके पास। हम्बर्ट उसके साथ पूरी कंट्री घूमना चाहता है, इसलिए ये दोनों रोड ट्रिप पे निकल पड़ते हैं। लॉलिता उसे बहुत परेशान करती है, पर वो कभी गुस्सा नहीं होता। वो ये सब एंजॉय करता है। वो उसे ड्राइव करना सिखाता है, उसके साथ टेनिस भी खेलता है। हम्बर्ट जानता है लॉलिता के साथ वो जो कर रहा है सबकी नज़र में वो गलत है, पर हम्बर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसकी लाइफ है और वो अपनी लाइफ में खुश है। लॉलिता को जब भी उसकी मॉम की याद आती थी वो बहुत रोती थी। तब हम्बर्ट उसे संभाल लेता था। कुछ दिनों में उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और उसे उसके जॉब में ज्वाइन करना पड़ता है। वो लोग एक दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। उधर लॉलिता भी एक नए स्कूल में एडमिशन लेती है, लेकिन उसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उसे डांस में इंटरेस्ट है। लॉलिता के स्कूल में एक प्ले होने वाला है और वो इस प्ले में एक्टिंग करने वाली है, बट हम्बर्ट उसे मना करता है। उसे लगता है प्ले के दौरान लॉलिता का दूसरे लड़कों के साथ अफेयर हो सकता है, इसलिए वो इनसिक्योर फील करता है। तब लॉलिता उसके साथ रोमांस करने लगती है, उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। फाइनली हम्बर्ट राजी हो जाता है। वो उसे पॉकेट मनी देता है। इसी बहाने वो पॉकेट मनी भी बढ़ा लेती है। एक दिन उसकी टीचर हम्बर्ट को मिलने बुलाती है। वो डर जाता है। उसे लगता है टीचर को उसके और लॉलिता के बारे में सब कुछ पता चल गया है, पर उसकी टीचर कहती है क्लास में जब भी सेक्स एजुकेशन का टॉपिक आता है तब लॉलिता उसे इग्नोर करती है। वो इसमें एकदम इंटरेस्ट नहीं दिखाती। हम्बर्ट कहता है वो इस बारे में लॉलिता से बात करेगा। फिर एक दिन लॉलिता की पियानो टीचर उसे कॉल करके कहती है पिछले 2 दिनों से वो क्लास में नहीं आ रही है। हम्बर्ट तब उससे पूछता है तुम्हारे पियानो क्लासेस कैसे चल रहे हैं। लॉलिता कहती है बहुत अच्छा चल रहा है। वो झूठ बोलती है, इसलिए हम्बर्ट उसे कन्फ्रंट करता है। वो कहता है पिछले 2 क्लासेस तुमने मिस किए हैं, उस टाइम तुम कहाँ थी। लॉलिता कहती है मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ थी, प्ले की तैयारी कर रही थी। हम्बर्ट उस पर बिलीव नहीं करता। लॉलिता की फ्रेंड को कॉल करता है। लॉलिता ने जो कहा था उसकी फ्रेंड भी वही कहती है। दिन गुस्से में वो घर से निकल जाती है। हम्बर्ट उसे बहुत ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। फाइनली एक कैफे में उसे लॉलिता दिखती है। वो माफी मांगता है, उसे आइसक्रीम खिलाता है। तब लॉलिता मान जाती है, लेकिन एक कंडीशन पे। वो हम्बर्ट के साथ फिर से रोड ट्रिप पे जाना चाहती है और इस बार लोकेशन वो चूज करेगी। फिर ये दोनों रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम्बर्ट नोटिस करता है कोई उनका पीछा कर रहा है। वो उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और लॉलिता से कहता है इसे संभाल के रखना, इस पे च्युइंग गम मत लगाना। ऐसा चलता रहता है। ये दोनों जहां भी जाते हैं वो आदमी भी उनके पीछे पीछे जाता है। एक दिन वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। तब लॉलिता के साथ वो आदमी बात कर रहा होता है। वो भागते हुए आता है, पर उसे पकड़ नहीं पाता। जब वो लॉलिता से उसके बारे में पूछता है तो लॉलिता कहती है वो एक स्ट्रेंजर था, वो मैप के बारे में पूछ रहा था। तब हम्बर्ट उसे कहता है तुम यंग हो, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए फिर कभी तुम किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगी। ये लोग अपना ट्रिप कंटिन्यू करते हैं और वो आदमी भी उनका पीछा करता रहता है। एक दिन हम्बर्ट अपनी कार रोककर उस आदमी को पकड़ने जाता है, पर वो कार रिवर्स में लेकर वहां से भाग जाता है। देन लॉलिता से वो उस कार की नंबर मांगता है, पर लॉलिता उस पे च्युइंगम चिपका दी थी। हम्बर्ट गुस्सा होके उसे स्लैप करता है। वो रोते रोते कार से निकल जाती है। हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है और इस बार भी उसे मना लेता है। ये दोनों एक होटल पे रुकते हैं। हम्बर्ट लॉलिता को रूम में रहने के लिए कहता है और खुद जाके फ्रूट्स ले आता है। वापस आके देखता है लॉलिता के पैर में कीचड़ लगा हुआ है। इसका मतलब वो रूम से बाहर निकली थी। वो कहाँ गई थी पूछने पर वो कुछ जवाब नहीं देती। उसे जो भी पॉकेट मनी मिलता था वो सब कुछ सेव करके रखती थी। हम्बर्ट जब पूछता है इन पैसों का तुम क्या करोगी, लॉलिता तब भी कुछ जवाब नहीं देती। हम्बर्ट बहुत डर जाता है। उसे लगता है लॉलिता उस आदमी के साथ भाग जाना चाहती है। वो अब फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है। उससे उस आदमी के बारे में पूछता है, पर लॉलिता कुछ जवाब नहीं देती, बस स्माइल करती है। फिर से ये दोनों ट्रिप पे निकल पड़ते हैं, लेकिन लॉलिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं उसे आज रात हॉस्पिटल में ही रहना होगा और हम्बर्ट को घर जाने के लिए कहते हैं।
अगली सुबह वो हॉस्पिटल में कॉल करके ललिता के बारे में पूछता है। नर्स कहती है ललिता के अंकल आके कुछ देर पहले ही उसे डिस्चार्ज करके लेके गए हैं। हम्बर्ट भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर्स को मारने लगता है। वो समझ जाता है जो आदमी उनका पीछा कर रहा था वो ही ललिता को लेके गया है। उसे लगता है डॉक्टर्स भी उसके साथ मिले हुए हैं। देन पुलिस आ रही है देखकर वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद से वो हर जगह ललिता को ढूंढता है। अलग अलग टाउन में जाकर अलग अलग होटल्स में वो उसे ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। 2 महीनों तक वो उसे ढूंढता है, फिर ढूंढना बंद कर देता है। इसके 3 साल बाद हम्बर्ट को ललिता का लेटर मिलता है। ललिता की शादी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। वो प्रेग्नेंट है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है जो वो हम्बर्ट से मांगती है। वो उसका एड्रेस भी देती है। हम्बर्ट को इसी दिन का इंतजार था। वो अपनी गन लेकर निकल पड़ता है। ललिता के हस्बैंड को मारकर वो बदला लेना चाहता है। फाइनली वो ललिता से मिलता है। वो उसके हस्बैंड को भी देखता है, पर वो ये आदमी नहीं है जो उनका पीछा कर रहा था। ललिता सरप्राइज्ड होती है और पूछती है क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता वो आदमी कौन था? असल में वो क्विल्टी था, वही राइटर जो उन्हें उस होटल में मिला था। वो बहुत फेमस है, दैट्स वाई ललिता भी उसे पसंद करती थी, इसलिए वो उसके साथ भाग गई। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। ललिता उससे सेटिस्फाई नहीं होती थी। क्विल्टी टीनेजर लड़कियों का एडल्ट वीडियो बनाता था। ललिता के साथ भी वो यही करना चाहता था, इसलिए ललिता वहां से भी भाग गई। देन वो इस लड़के से मिली और उससे शादी कर ली। हम्बर्ट अभी भी उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। वो उसे सब कुछ देना चाहता है और अभी तक उससे ही प्यार करता है। ललिता कहती है मैं तब भी तुमसे प्यार नहीं करती थी, मेरी मॉम मर चुकी थी, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ थी और तुमने भी उसका फायदा उठाया था। ललिता को सिर्फ $1000 की जरूरत थी, पर हम्बर्ट उसे $4000 दे देता है। फिर वो क्विल्टी से मिलने जाता है। क्विल्टी उसे भाव नहीं देता, ड्रिंक करता है और सिगरेट पीने लगता है। हम्बर्ट उसे मार देता है। मूवी के शुरू में हम्बर्ट के फेस पे जो ब्लड लगा हुआ था वो असल में क्विल्टी का ब्लड था। उसका मर्डर के जुर्म में अब पुलिस उसका पीछा करती है। वो उनसे भागता तो है, पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नीचे एक टाउन से कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, पर हम्बर्ट को ये पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें ललिता की आवाज़ नहीं है। फाइनली पुलिस उसे पकड़ लेती है। 16 नवंबर 1950 जब वो प्रिजन में था तब उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ 1950 के क्रिसमस के टाइम बच्चे को जन्म देते हुए ललिता भी मर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो गया। अब ऐसे में क्या होता है, क्या वो अपना प्यार हासिल कर पाता है, ये हम देखेंगे इस फिल्म में। फिल्म की शुरुआत होती है और हमारा सामना होता है हम्बर्ट से। हम्बर्ट एक कॉलेज में प्रोफेसर है, पर वहाँ जाने से पहले वो अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने न्यू हैम्पशायर पहुँचा है। यहाँ वो रेंट पर घर ढूंढता है। इस सिलसिले में उसकी मुलाकात हुई है शार्लेट से। शार्लेट एक विडो है। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो अपनी डॉटर डॉलर्स के साथ यहाँ रहती है, पर उसके अंदर काम वासनाएं उफान पर हैं। वो अभी भी अपनी वासना से तृप्त नहीं हो पाई। जब हम्बर्ट यहाँ घर देखने आता है तब शार्लेट उसे देखकर आकर्षित होती है। वो अपना घर दिखाना शुरू करती है। हम्बर्ट को ये घर पसंद नहीं आ रहा, वो यहाँ नहीं रहना चाहता। उसे ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि शार्लेट कितनी उसके साथ फ्रैंक हो रही है। पर इतने में ही उसकी नज़र जाती है 14 साल की डॉलर्स पर। यहाँ शार्लेट कहती है कि डॉलर्स उसी की बेटी है, वो बड़ी शरारती है, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। फिलहाल हम्बर्ट का ध्यान शार्लेट की बातों पर नहीं है, वो सिर्फ डॉलर्स के शरीर को देखे जा रहा है। उसे देखकर वो आकर्षित हो रहा है। इसके बाद वो यहीं रहने का फैसला करता है। यहाँ रहते हुए अब शार्लेट और डॉलर्स से उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। जब भी मौका मिलता है वो डॉलर्स को देखता रहता है। कभी उसके लिए नाश्ता लाता है, उसका हाल चाल लेता है। जब डॉलर्स को भी समय मिलता है तब वो भी आकर हम्बर्ट से बातें करती है। उसे पूछती है कि आखिर वो किस चीज़ का प्रोफेसर है। हम्बर्ट इस बारे में बताता है। हम्बर्ट अक्सर एक डायरी को लिखता रहता है, पर उसने किसी से नहीं बताया कि आखिर वो इसमें लिखता क्या है। कई बार तो डॉलर्स अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हम्बर्ट का सहारा लेती है। वो हम्बर्ट से कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करता रहे। हम्बर्ट इस समय डॉलर्स की हर बात मानने को तैयार है। वो जो भी कहती है वो करने को तैयार रहता है। कुछ समय के बाद शार्लेट कहती है कि वो डॉलर्स को एक समर कैंप ले जा रही है। ये सुनकर हम्बर्ट बड़ा उदास हुआ है। अगली सुबह वो डॉलर्स को जाते हुए देखता है। डिप्रेशन में वो अपने बेड पर बैठ जाता है। तभी यहाँ की मेड उसे खत देती है। ये खत और किसी ने नहीं बल्कि शार्लेट ने छोड़ा है हम्बर्ट के लिए। वो लिखती है कि हम्बर्ट यहाँ से चला जाए। जब शार्लेट यहाँ आए तब उसे हम्बर्ट नहीं दिखना चाहिए, और अगर हम्बर्ट यहाँ दिखा तो शार्लेट ये समझेगी कि हम्बर्ट उससे शादी करने को तैयार है।
ये लेटर हम्बर्ट को बड़ा फनी लगा है, पर जब शार्लेट वापस आती है तब हम्बर्ट उससे शादी करने को तैयार हो जाता है। इस बहाने वो डोलरस को देख पाएगा। शादी के बाद शार्लेट हम्बर्ट से प्यार चाहती है, पर हम्बर्ट को शार्लेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन शार्लेट हम्बर्ट की वो डायरी पढ़ लेती है जिसमें उसने डोलरस के बारे में लिखा है। अब वो जान चुकी है कि हम्बर्ट डोलरस के बारे में क्या सोचता है। ये जानकर वो बहुत अपसेट हुई है। उसने हम्बर्ट से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। फ्रस्ट्रेशन में वो घर से बाहर निकलती है। एक कार जो तेजी से आ रही है अचानक से शार्लेट को हिट करती है। शार्लेट यहीं मर जाती है। अब हम्बर्ट इस उधेड़-बुन में है कि वो डोलरस से क्या कहे। जब वो उससे मिलेगा तब वो क्या बताएगा। इन सब के बाद वो डोलरस के समर कैंप पहुंचा है। यहाँ से उसे लेकर वो होटल जा रहा है। रास्ते में डोलरस हम्बर्ट से पूछती है कि आखिर उसकी माँ कहाँ है। हम्बर्ट कहता है कि उसकी माँ अभी हॉस्पिटल में है और थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगी। इसके बाद एक होटल में रुकते हैं। या हम्बर्ट डोलरस से कहता है कि वो हमेशा डोलरस का ख्याल रखेगा। डोलरस कहती है तुम ऐसी बातें कर रहे हो और अगर मेरी माँ को पता चला तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देंगी। हम्बर्ट इस बात का कोई जवाब नहीं देता। रात को जब वो डोलरस को सोते हुए देखता है तब वो उसके करीब जाता है। उसके शरीर को देखकर उसके अंदर वासना जागृत होती है, पर उसके करीब जाते ही वो अपना इरादा बदल देता है। वो दूसरे बेड पर सो जाता है। अगली सुबह डोलरस हम्बर्ट के पास आती है। वो अपने हाथों से उसे टच करती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। इस होटल में कोई एक शख्स है जो इन दोनों को फॉलो कर रहा है। इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है। हम्बर्ट उसके इन एडवांसेस को रिजेक्ट कर देता है। इन सब के बाद हम्बर्ट को लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है। वो डोलरस के लिए यहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो डोलरस से बता देता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। अगले होटल में जब ये रुके हैं तब डोलरस काफ़ी रोती है। हम्बर्ट उसे संभालता है। इसके बाद दोनों में यहाँ जिस्मानी संबंध बनता है। अब ये होटल दर होटल और शहर दर शहर घूमते रहते हैं। दुनिया के सामने इनका रिश्ता बाप बेटी का है, पर अंदर ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम्बर्ट अपनी शारीरिक ज़रूरतें डोलरस से पूरी करता है, जबकि डोलरस इसे काफ़ी इंजॉय करती है। ये जहाँ भी जाते हैं कोई ऐसा शख्स है जो इन्हें फॉलो करता रहता है, पर अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो शख्स है कौन। अब जब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तब हम्बर्ट अपने कॉलेज के लिए ओहायो जाता है। यहाँ वो डोलरस का भी हाई स्कूल में एडमिशन करा देता है। धीरे धीरे इन दोनों में प्रॉब्लम पड़नी शुरू हो गई हैं। हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता कि डोलरस अपने स्कूलमेट से मिले, खास करके लड़कों से। डोलरस कहते हैं कि ये उसकी लाइफ है, वो जिससे चाहे मिल सकती है, पर हम्बर्ट अक्सर उस पर बंदिशें लगाता रहता है। डोलरस पियानो क्लासेस भी जाती है। एक दिन डॉक्टर जंप हम्बर्ट के घर आता है। वो कहता है कि वो डोलरस के स्कूल से है और साथ ही वो डोलरस को एक प्ले में पार्टिसिपेट कराना चाहता है। वो कहता है कि डोलरस का लीड रोल के लिए सिलेक्शन हुआ है। हम्बर्ट इसे इनकार कर रहा है, पर डॉक्टर जंप के बार बार कहने पर वो कन्विंस हो गया है। कुछ दिनों के बाद प्ले देखने खुद हम्बर्ट भी जाता है। यहाँ डोलरस के साथियों से उसे पता चला है कि डोलरस पियानो क्लासेस को मिस करती रहती है, पर वो जाती कहाँ है ये अभी हम्बर्ट को नहीं पता। घर पर हम्बर्ट डोलरस पर गुस्सा होता है। वो पूछता है कि आखिर तुम क्लासेस छोड़कर कहाँ जाती हो। डोलरस इसका गोलमोल जवाब देती है। वो इस बात को काटने की कोशिश कर रही है। हम्बर्ट उस पर गुस्सा होता है। यहाँ दोनों में काफ़ी कहासुनी होती है। डोलरस यहाँ कहती है कि वो जो चाहे अपनी लाइफ के साथ कर सकती है, जिससे चाहे मिल सकती है। इतने में इनकी नेबर यहाँ आ जाती है। डोलरस यहाँ से भागती है। हम्बर्ट उसका पीछा करने जाता है। वो देखता है कि डोलरस किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। हम्बर्ट उसे फ़ोन बूथ से बाहर निकालता है। वो पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी। डोलरस कहती है कि उसकी बात किससे हो नहीं पाई, पर वो ये भी कहती है कि अब वो उसके साथ खुश है और वो जहाँ कहेगा चलने को तैयार है। इसके बाद इस शहर को भी छोड़ देते हैं। जब ये दूसरे शहर जा रहे हैं तब एक कार इन्हें फॉलो कर रही है। अभी तक हम्बर्ट ये फिगर आउट नहीं कर पाया कि आखिर ये कार वाला शख्स है कौन। जब ये नए शहर पहुंचे हैं तब अचानक से डोलरस की तबीयत खराब हो गई है। हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। अगले दिन जब वो डोलरस को लेने आया है तब यहाँ की नर्स उसे बताती है कि यहाँ डोलरस नहीं है, उसके अंकल आए और उसे ले गए। हम्बर्ट कहता है उसके तो कोई अंकल नहीं थे। यहाँ के डॉक्टर्स पर वो गुस्सा होता है, उन्हें मारना शुरू करता है। बाकी लोग उसे पकड़ते हैं। यहाँ से निकल कर हम्बर्ट डोलरस को ढूंढने की कई कोशिशें करता है, पर सब की सब बेकार। उसे कोई क्लू नहीं मिल पा रहा कि आखिर वो शख्स था कौन जो डोलरस को ले गया। इन सब के कुछ सालों बाद हम्बर्ट को एक ख़त मिला है। ये ख़त डोलरस ने लिखा है। उसने अपने आप को मिस्टर रिचर्ड कहकर संबोधित किया है। वो लिखती है कि अब वो शादीशुदा है, बहुत जल्द वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, पर उसके पास पैसों की बड़ी तंगी है। क्या उसे हम्बर्ट से कुछ पैसे मिल सकते हैं? ये लेटर पढ़कर हम्बर्ट काफ़ी उदास हुआ है। वो उस एड्रेस पर पहुंचा है। यहाँ डोलरस गेट को खोलती है, उसे अंदर इनवाइट करती है।
हम्बर्ट ये नोटिस करता है कि डोलरस अब कितनी बदल गई है। महज 18 साल की लड़की अब माँ बनने जा रही है, उसकी शादी भी हो चुकी है। ये सब रियलाइज़ करके हम्बर्ट काफ़ी उदास होता है। वो बार बार डॉलरस से पूछ रहा है कि आखिर वो शख्स था कौन जो उसे वहाँ से ले गया। डॉलरस बताना नहीं चाहती, पर हम्बर्ट के ज़िद पर वो बताती है कि वो क्विल्टी था। क्विल्टी अपने आप को डॉक्टर जैम के तौर पर रेफर करता था। वो एक सक्सेसफुल प्ले राइटर था। वो यही बताती है कि शार्लेट और क्विल्टी के भी संबंध थे। बाद में क्विल्टी डॉलरस का पीछा करता रहा क्योंकि वो उसे भी पाना चाहता था। जब क्विल्टी उसे लेने आया तब डॉलरस उसके साथ चली गई। इसके बाद दोनों का अफेयर काफ़ी टाइम तक चला। क्विल्टी अपनी फिल्मों को भी बनाता रहता था, उसमें वो डॉलरस को काम कराना चाहता था। डॉलरस इसके लिए मना करती रही और कुछ दिनों के बाद उसने क्विल्टी को छोड़ दिया। फिर वो रिचर्ड से मिली और फिर शादी हो गई। ये कहानी सुनकर हम्बर्ट काफ़ी उदास हुआ है। इतने में डॉलरस का हस्बैंड यहाँ आ जाता है। यहाँ इनकी मुलाकात होती है। अकेले में हम्बर्ट डॉलरस को ले जाकर कहता है कि वो उसके साथ भाग क्यों नहीं चलती, वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। डॉलरस कहते हैं कि अब ये सब नहीं हो सकता, अब उसकी एक फैमिली है और वो उसी फैमिली में रहना चाहती है। यहाँ जाते हुए हम्बर्ट डॉलरस को $13,000 देता है और कहता है कि ये पैसे उसी के हैं। जब वो शार्लेट के घर में रहता था तब उसे वहाँ से मिले थे। डॉलरस इन पैसों को ले लेती है। वो जानती है कि इन पैसों से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जाते हुए गेट पर आकर डॉलरस हम्बर्ट को विदाई देती है। हम्बर्ट इस समय काफ़ी गमगीन है। रोता हुआ वो कार में बैठ जाता है। इसके बाद वो क्विल्टी के घर पहुँचा है। यहाँ वो क्विल्टी को मारना शुरू करता है। क्विल्टी पहले उसे टिटी खेलने के लिए इनवाइट करता है। हम्बर्ट बार बार क्विल्टी से पूछ रहा है कि आखिर उसने डॉलरस को क्यों उठाया। क्विल्टी कहता है कि ये उसका पेशा है, वो कई लड़कियों से रिलेशन बना चुका है, उसे तो याद भी नहीं कि डॉलरस कौन है। पर जब हम्बर्ट बार बार उसे याद दिलाता है तो क्विल्टी को याद आ जाता है। या हम्बर्ट क्विल्टी को कई गोलियां मारता है। सीढ़ी पर भागता हुआ क्विल्टी गिर जाता है। इसके बाद वो जाकर एक तस्वीर के पीछे छिपता है। हम्बर्ट यहाँ भी कई गोलियां चलाता है। क्विल्टी को मारने के जुर्म में हम्बर्ट को जेल की सज़ा हुई और जेल में उसकी जान निकल गई और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। ये कहानी है दो दोस्तों की जो आपस में केवल दोस्त ही होते हैं और वो सब कुछ करना चाहते हैं जो एक कपल बंद कमरे के अंदर करते हैं, लेकिन वे प्यार, इश्क, मोहब्बत, कमिटमेंट से दूर रहना चाहते हैं। इस मूवी का नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो कहानी शुरू होती है इस मूवी के लीड कैरेक्टर को दिखाते हुए जिसका नाम है डीलन। वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसके गर्लफ्रेंड का एक फोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। वही हम दूसरी तरफ इस मूवी के लीड एक्ट्रेस जेमी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। डीलन लॉस एंजलिस में रहता है और जेमी न्यूयॉर्क में रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेमी का बॉयफ्रेंड जेमी से और डीलन की गर्लफ्रेंड डीलन से ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप की वजह से दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में अब नहीं पड़ेंगे और केवल अपने लिए ही जिएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जेमी एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थी, यानी वो लोगों को काम के लिए रिक्रूट करती थी। इसी वजह से वो डीलन को जीकी मैगजीन में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल वो डीलन को 6 महीने से फॉलो कर रही थी क्योंकि डीलन अपने काम में बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। इसी वजह से जेमी हर हाल में चाहती थी कि वो जीकी मैगजीन के लिए काम करे। इसके अलावा डीलन को हायर करने के लिए उसे काफी शानदार कमीशन भी मिलने वाला था। आगे हम देखते हैं कि वो उसे पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाती है और वहां पर उनकी पहली मुलाकात होती है। जब वे टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं तब डीलन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के लिए योग्य हूँ। इस पर जेमी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम इस इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर लोगे, बस तुम अपना 100% दो। उसके बहुत समझाने पर डीलन मान जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसको जॉब भी मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद भी डीलन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वो जेमी से कहता है कि वो केवल एक नौकरी के लिए अपनी लाइफ को कैसे बदल सकता है। दरअसल उसे न्यूयॉर्क शहर कुछ रास नहीं आ रहा था। इस पर जेमी उसे असली न्यूयॉर्क शहर घुमाने के लिए ले जाती है और उसे न्यूयॉर्क की सभी खूबसूरत जगहों पर घुमाती है। डीलन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जिस न्यूयॉर्क शहर को उसने टीवी में देखा था ये उससे काफी अलग था और इसी वजह से वो जीक्यू कंपनी में एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के पद में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जेमी उसके ऑफिस में आती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाती है और कहती है कि वो साल भर से पहले अपने जॉब को ना छोड़े क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जेमी को उसे रिक्रूट करने के बदले जो बोनस मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद डीलन और जेमी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों अपने पास्ट के बारे में एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे उनका ब्रेकअप हुआ था और अपने फैमिली के बारे में भी बातें करते हैं। यहाँ पर जेमी डीलन को अपने घर में अगले दिन हो रही एक पार्टी में बुलाती है। अगले दिन शाम को डीलन जेमी के घर जाता है और यहाँ दोनों पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफी गहरी होती जाती है। काम के बाद वे एक दूसरे से खूब मिलते हैं और घूमते हैं, मजे करते हैं। एक दिन जब दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं
तब जेमी कहती है कि काश उनकी जिंदगी भी इन मूवीज की एक्ट्रेस की तरह होती तो कितना मजा आता। मेरे बाल भी हमेशा बंधे रहते, किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती, और जब मैं उदास होती तो शाही घोड़े पर बैठ के कोई राजकुमार आता और मुझे मनाता। इस बात पर डिलन कहता है कि ये सब केवल फिल्मी बातें हैं और उसका रियल जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद दोनों आपस में अडल्ट बातें करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर डिलन लड़कियों को बहुत बुरा भला कहता है और जेमी लड़कों को। तभी डिलन कहता है कि सेक्स एक टेनिस मैच की तरह होना चाहिए, बस खेलो और निकल जाओ, नो इमोशन नो ड्रामा। तभी डिलन के ठरकी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेमी को उसके साथ एक टेनिस मैच खेलने के लिए कहता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कौन सी टेनिस मैच की बात हो रही है। इस पर जेमी कहती है कि वो उसे इस नजर से नहीं देखती है। डिलन कहता है कि इसी वजह से तो वो कह रहा है, क्योंकि इससे वो केवल फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाएंगे और फालतू के अट्रैक्शन और कमिटमेंट से बचे रहेंगे, केवल मौज मस्ती करेंगे। थोड़ी देर समझाने के बाद जेमी भी राजी हो जाती है। दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि दोनों केवल दोस्त ही बनकर रहेंगे, कभी बाबू सोना नहीं बनेंगे, ताकि ये फालतू के कमिटमेंट से बच सके। इसके बाद इन लोगों में स्टार्ट हो जाता है टेनिस का मजेदार गेम, जिसे हर कोई खेलना चाहता है। अब इसके बाद होता यह है कि फिजिकल रिलेशन बनने की वजह से दोनों में चीजें ऑकवर्ड हो जाती है और कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। एक दिन जेमी लंच टाइम के दौरान डिलन के ऑफिस जाती है। दोनों वहां से निकलकर एक गार्डन में जाते हैं, जहां जेमी कहती है कि हमें लगा था कि फिजिकल रिलेशन बनाने से हमारे दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे फर्क पड़ रहा है। इस वजह से हम अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही दिन दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से रात भर टेनिस का मैच खेलते हैं और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। मतलब अब हर रात वो दोनों टेनिस का मजा उठाने लगते हैं। एक दिन जेमी डिलन से कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और उसके लिए हमें ये सब बंद करना पड़ेगा। अगले दिन जब दोनों घूमने के लिए जाते हैं तब वहां पर जेमी को एक लड़का पसंद आता है और वो तुरंत उससे बात करने जाती है और अपने टैलेंट यूज करके उसका नंबर भी ले आती है। जिसके बाद इन दोनों में डेटिंग शुरू हो जाती है। ये बंदा एक डॉक्टर होता है जो कि बच्चों का इलाज करता है। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने में लग गए थे, जिस वजह से वो दोनों 4 दिनों तक लगातार मिलते हैं और 5वां दिन ये दोनों भी एक टेनिस का मैच खेलते हैं। अगली सुबह डॉक्टर जेमी को बिना बताए ही वहां से रफू चक्कर होने लगता है, जिसको जेमी देख लेती है और उसे वहां से भागने का कारण पूछती है। तो वो कहता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता है। ये सुन के जेमी की आतामाजी सड़क जाती है और वो तुरंत उसे डांट कर वहां से भगा देती है। अब इसके बाद जेमी डिलन के पास जाती है और उसे भड़वा डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डिलन कहता है कि शायद डॉक्टर एक प्रो टेनिस प्लेयर था जो अपना ठरक पूरा करने के बाद भाग गया। फिर वो जेमी से कहता है कि उसे अपनी मॉम के साथ वीकेंड पर छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहिए। जाने से पहले वो जेमी को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश होती है। पेंटिंग लेकर जब जेमी घर आती है तब वहां पर उसे उसकी मॉम की एक लेटर मिलती है, जिस पर लिखा होता है कि वो वापस जा रहे हैं। अपनी मॉम की वापस चले जाने पर उसका छुट्टियों का प्लान कैंसिल हो जाता है। इसके बाद जेमी डिलन को कॉल करती है और डिलन उसे उसके साथ अपने घर लॉस एंजलिस चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो वीकेंड पर घर जा रहा होता है। पहले तो जेमी थोड़ी हेजिटेट करती है पर डिलन के फोर्स करने पर मान जाती है और दोनों लॉस एंजलिस डिलन के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर डिलन की सिस्टर और उसके पापा डिलन के साथ जेमी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिलन के पापा को अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी, यानी भूलने की बीमारी, और उनका तलाक भी 10 साल पहले ही हो चुका था। डिलन का घर एकदम बीच के नजदीक एक खूबसूरत जगह पर थी और वहां डिलन और जेमी काफी एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जेमी और डिलन के सिस्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां वो जेमी को डिलन की बचपन की फोटोज दिखाती है। अब हम रात में डिलन को देखते हैं जो छुपके जेमी के कमरे में आता है टेनिस खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर जेमी उसे कहती है कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फिर से कभी फिजिकल नहीं होंगे। इस पर डिलन कहता है कि पहली बार तुम अभी सिंगल हो और दूसरी बार जब तुम मेरे सिस्टर के साथ बैठकर बातें कर रहे थे तब उस टाइम तुमने कुछ इशारे किए थे, तो मुझे लगा कि तुम टेनिस खेलने के लिए इशारे कर रही हो। इसके बाद वे बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जेमी का मूड भी टेनिस खेलने को करता है और दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से टेनिस का एक बहुत ही रोमांचक राउंड शुरू होता है। रात में जब डिलन जेमी के कमरे से बाहर आ रहा होता है तब उसकी सिस्टर एनी उसे देख लेती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेमी की बर्ताव थोड़ी बदली बदली से लग रही थी, जैसे मानो वो डिलन को पसंद करने लगी है और उसके फैमिली से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी। अगले दिन डिलन जेमी को लॉस एंजलिस घुमाता है। इसी दौरान वो दोनों शहर के लैंडमार्क हॉलीवुड भी जाते हैं और फेंस कूद कर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। इसके कारण तुरंत वहां पर पुलिस आ जाती है और वो डिलन को नीचे उतरने के लिए वार्निंग देती है। लेकिन डिलन को ऊंचाई से डर लग रहा था, जिसके कारण पुलिस को उसे वहां से निकालना पड़ता है। उसकी वीडियो न्यूज में काफी वायरल हो जाता है और उसकी सिस्टर हंसकर उसका बहुत मजा लेती है, क्योंकि अगले हफ्ते में एनी को कहीं जाना होता है। इसी वजह से वो डिलन से अपने डैड को अपने पास रखने के लिए कहती है। इस पर डिलन से कहता है कि डैड अब उसके पास ही रहेंगे न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर जब एनी उससे पूछती है कि अब हमारी मुलाकात जेमी से फिर से कब होगी, तब डिलन थोड़ा रूडली रिप्लाई करता है कि मुझे क्या पता।
इस पर एनी उसे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई झगड़ा हुआ है क्या? तो डिलन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ एक दोस्त है। इस पर एनी कहती है कि मैंने तुम्हें कल रात को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। इस पर डिलन कहता है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है और वो बस केवल मौज मस्ती करने के लिए फिजिकल होते हैं और उनके बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है। इस पर एनी उसे कहती है कि जेमी बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए। इस पर डिलन कहता है कि मैं उसे कभी भी अपना गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, वो बहुत ही ज्यादा जज्बाती है और उसका दिमाग भी खराब है। अब उनकी ये सारी बातें जेमी भी सुन रही होती है। रात में जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तब जेमी वहां पर आती है और उनसे कहती है कि किसी काम के कारण उसे न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा। दरअसल उसे डिलन की बातों से काफी दुख पहुंचा था। यहाँ पर सब लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती है। कुछ दिनों के बाद डिलन भी न्यूयॉर्क आता है। वो जेमी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं देती है। आगे हम देखते हैं कि जेमी को एक कंपनी की तरफ से फोन आता है और वो चाहते थे कि डिलन उनके लिए काम करे, लेकिन जेमी उनसे कहती है कि अभी उसका 1 साल का एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो उसे जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल सकती। अब हम डिलन को देखते हैं जो जिमी से कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था। जब उसका कॉल फिर से नहीं लगता है तब उसे लगता है कि वो जरूर अपने फेवरेट जगह पर होगी। तब वो तुरंत उस जगह पर जाता है और वहां पर वो जेमी से माफी मांगता है, लेकिन जेमी उसे कहती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हो क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं। यहाँ पर दोनों की बहस होती है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जेमी के पास एक फोन आता है जिसमें यह बताया जाता है कि वो कंपनी वाले जो डिलन को उसके थ्रू हायर करना चाहते थे उन्होंने डायरेक्ट डिलन से ही काम करने के लिए कांटेक्ट कर लिया है, इसलिए मजबूरन जेमी को उससे मिलने के लिए जाना पड़ता है ताकि वो उसे उस कंपनी में जाने से रोक सके। इसके बाद वो डिलन से मिलती है, उसे काम ना छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि अगर उसने काम छोड़ दिया तो उसे उसका बोनस नहीं मिलेगा। इस पर डिलन उसे कहता है कि उसे यहाँ काम और नहीं करना है और उसका बोनस का पैसा वो खुद दे देगा। और यहाँ पर फिर से उनके बीच बहस हो जाती है। वहां से जाते समय जेमी कहती है कि मुझे तुम्हारे बोनस की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि जेमी की माँ जेमी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो गलती उन्होंने की है वो गलती वो ना करे। वो कहती है कि मेरी जिंदगी में बहुत से लड़के आए लेकिन तुम्हारे डैड उन सब में मेरे लिए परफेक्ट थे, लेकिन मैंने ये बात समझने में देरी कर दिया, लेकिन तुम ये गलती मत करना, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे अकेली रह जाओगी। अगले दिन डिलन अपने डैड को एयरपोर्ट पिकअप करने जाता है जो उसके पास कुछ दिनों के लिए रहने आ रहे थे। यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया और शायद मेरे ईगो ने मुझे ये बात को समझने ही नहीं दिया, लेकिन जब समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में ही अपने प्यार को समझ पाता। मैं उसे कभी भूल नहीं पाया और शायद इसी वजह से तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब ये सुनकर डिलन को जेमी की याद आती है जो उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी ईगो की वजह से सब बिगाड़ दिया था। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि इस रिश्ते में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो इस रिश्ते को बचा लो, इसे टूटने मत दो। इसके बाद डिलन अपने डैड को घर छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। अब हम जेमी को देखते हैं जो अपने मॉम से बात कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम उसे एक जगह मिलने बुलाई थी। यहाँ पर जब जेमी अपने मॉम से पूछती है कि वो कहाँ पर है तब उसकी मॉम कहती है कि वो टाई पहने हुए एक लड़के के पास खड़ी है। इस पर जेमी कहती है कि यहाँ पर तो बहुत से लोग टाई पहन रखी है। तभी वहां पर फ्लैश मॉब डांस स्टार्ट हो जाता है। तब उसकी मॉम कहती है कि वो सामने वाले सीढ़ी पर खड़ी है। जब जेमी उधर देखती है तो उसे वहां पर डिलन खड़ा मिलता है। दरअसल जेमी की मॉम जेमी को डिलन से मिलाने के लिए डिलन का साथ दे रही थी। यहाँ पर डिलन जेमी से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है और वो उसके बेस्ट फ्रेंड को लौटा दे क्योंकि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया है। और यहाँ पर डिलन जेमी को घुटने पर आकर प्रपोज करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद डिलन सभी डांस करने वाले लोगों को घर जाने के लिए कहता है। दरअसल ये जो लोग डांस कर रहे थे वो भी इसकी ही प्लानिंग थी क्योंकि वो जेमी को एक फिल्मी अंदाज में प्रपोज करना चाहता था। और मूवी के अंत में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों डेट पर जा रहे होते हैं जो कि उनकी साथ में पहली डेट होती है। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की पूरी कहानी। तो इस मूवी से हमें क्या सीख मिलती है? एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। पता नहीं, हमारे तो कोई नहीं है। तो जोक्स अपार्ट ये मूवी हमें सीख देती है कि कभी कभी हमारे सबसे खास चीज हमारे पास ही होती है लेकिन हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। और अगर समय बीत जाता है तो हम भी डिलन के डैड की तरह पूरी उम्र पश्चाताप करते हैं, लेकिन अगर सही समय पर हम अपने प्यार को पहचान लेते हैं तो हमारी लाइफ खुशहाल हो जाती है। दोस्तों ये मूवी 2011 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।
हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये कहानी एक ऐसे बूढ़े शख्स की है जो 14 साल की लड़की से प्यार कर बैठता है, उसे संबंध बनाता है, पर इसका अंजाम क्या होता है ये हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है 1947 से। हम्बर्ट एक मिडिल एज मैन यूरोपियन प्रोफेसर है। वो इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाता है। फिलहाल वो ट्रैवल करके यूएस पहुंचा है। यहाँ न्यू हैम्पशायर में उसे टीचर की पोजीशन मिली है। वो अपने अंकल का रूम लेने जाता है, पर यहाँ पता चलता है कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो एक विडो शार्लेट के यहाँ पहुंचा है। यहाँ वो घर को रेंट पर लेने के लिए घर को देखता है। यहाँ उसकी नज़र जाती है 14 साल की डॉलर्स पर। डॉलर्स शार्लेट की ही बेटी है। शार्लेट बताती है कि वो डॉलर्स को प्यार से लो बुलाती है। लो को देखते ही हम्बर्ट उसके प्रति अपने आप को आकर्षित महसूस करता है। उसके अंदर की भावनाएं जागृत होती हैं। वो वासना से परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद वो इस अपार्टमेंट को रेंट पर लेने का फैसला करता है। यहाँ रहते हुए अक्सर वो मैगजीन पढ़ता है और इस बहाने लो को देखता रहता है। कई बार जब लो अपने कमरे में होती है तब छुप कर हम्बर्ट उसे देखता है। एक दिन लो खुद आकर हम्बर्ट से बातें करना शुरू करती है। वो उसे पूछती है कि क्या पिंपल्स की वजह से उसके चेहरे में कुछ कमी आई है। हम्बर्ट कहता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। यहाँ लो की हरकतों से हम्बर्ट उससे आकर्षित होता है। लो के बारे में एक डायरी बनाकर रखता है। इसमें वो लो की खूबसूरती और उसके चंचलपन के बारे में लिखता रहता है। वो उसे एक ड्रॉर में रखता है। लो जब म्यूजिक पर डांस करती है तब भी हम्बर्ट छुप कर उसे देखता है। कुछ दिनों के बाद लो को शार्लेट एक कैंप में ले जाती है। ले जाने से पहले लो कार से उतरती है और दौड़ते हुए हम्बर्ट को किस करती है और फिर जाने लगती है। अगले दिन शार्लेट का एक खत रिसीव हुआ है हम्बर्ट को। हम्बर्ट इस खत को पढ़ना शुरू करता है। इसमें शार्लेट ने लिखा है कि वो हम्बर्ट को पसंद करती है। अगर उसके आने तक हम्बर्ट यहाँ से नहीं गया तो ये समझेगी कि हम्बर्ट उसे शादी करने को तैयार है और साथ ही लो को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। इस समय हम्बर्ट बड़े कन्फ्यूज़न में है। वो पसंद तो लो को करता है, पर अगर वो यहाँ से चला गया तो वो लो को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मजबूरन उसने शार्लेट से शादी करने की हामी भर दी है। इस समय लो अपने कैंप में है, जबकि शार्लेट हम्बर्ट से प्यार चाहती है। उसे प्यार जताती रहती है, पर हम्बर्ट चाहता है कि शार्लेट रात को सो जाया करे, ना कि उसे परेशान करे। इसके लिए एक डॉक्टर के पास जाता है। उसे कुछ ऐसी पिल्स मांगता है जिससे वो शार्लेट को दे और शार्लेट गहरी नींद में सो जाया करे। यह डॉक्टर बताता है कि वो खुद भी अपनी वाइफ को पिल्स देता है। इससे वो रात भर चैन की नींद सोता है और उसकी वाइफ उसे परेशान नहीं करती। हम्बर्ट इस मेडिसिन को लिए घर लौटा है। यहाँ वो देखता है कि शार्लेट रो रही है। उसके हाथ में डायरी है। ये डायरी वही डायरी है जिसे हम्बर्ट ने लिखा है। इसमें उसने लो की काफ़ी तारीफ की है। ये सब जानकर शार्लेट इमोशनल होती है। हम्बर्ट उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। शार्लेट कहती है कि तुम यहाँ से क्यों जाओगे, ये घर तुम्हारा है। हम्बर्ट उसे बनाने के लिए ड्रिंक बनाने जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि शार्लेट यहाँ नहीं है। उसे ढूंढता हुआ घर के बाहर जाता है। यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा है, जबकि पुलिस भी यहाँ आ चुकी है। यहाँ पता चलता है कि शार्लेट कुछ खतों को लिख कर उसे पोस्ट करने जा रही थी। वो काफ़ी स्पीड में जा रही थी कि कार ने आकर उसे टक्कर मार दी। एक छोटी लड़की हम्बर्ट को उन खतों को देती है। हम्बर्ट अपने आप को संभालता है। इन खतों को लिए वो घर के अंदर आता है। वो देखता है कि ये खत लो को लिखे गए हैं। हम्बर्ट इन सारे खतों को जला देता है। इसके बाद वो अपनी बैग की पैकिंग करता है और लो के कैंप में पहुंचा है। लो को लिए वो यहाँ से निकलता है। रास्ते में लो कार रोकने को कहती है। यहाँ उसे किस करती है। इतने में पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाता है। हम्बर्ट लो से कहता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे दूसरे शहर के हॉस्पिटल में रखा गया है। इस बहाने वो दूसरे शहर में ले जाता है। यहाँ एक होटल में रुकते हैं। होटल के कमरे में हम्बर्ट लो को देखकर आकर्षित होता है, पर वो अंत में अपना इरादा बदल देता है और रात को सोने लगता है। सुबह उठकर लो उसके पास आती है। इसके बाद दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। अब जब दोनों में जिस्मानी संबंध बन चुका है तब दोनों यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में कार में लो हम्बर्ट से कहती है, मैं एक टीनेजर हूँ। वो मजाक भरे लहजे में कहती है कि अगर वो चाहे तो हम्बर्ट को जेल भिजवा सकती है। हम्बर्ट इस बात पर मुस्कुराता है। इस तरह इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई है। दोनों शहर दर शहर जाते हैं और अलग अलग होटल्स में रुकते हैं। एक बार लो हम्बर्ट से कहती है कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। यहाँ हम्बर्ट उसे बता देता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है। इसके बाद लो हमें होटल के कमरे में रोती हुई दिखती है। हम्बर्ट इस समय उदास दूसरे कमरे में लेटा हुआ है। थोड़ी देर के बाद लो उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और लो धीरे धीरे अपनी माँ की मौत के गम से बाहर आ रही है। कुछ समय के बाद हम्बर्ट लो की एक प्रेप स्कूल में एडमिशन करा देता है।
जबकि वो खुद भी एक टीचर की जॉब अटेंड करता है। दुनिया के सामने अपने आप को दिखाते हैं कि इनमें बाप बेटी का रिश्ता है, पर वास्तव में दोनों में जिस्मानी संबंध बनते रहते हैं। पर अब धीरे धीरे लो हम्बर्ट से बोर होने लगी है। वो उसे फ्रीडम चाहती है, जबकि हम्बर्ट उसे बंदिशों में बांध कर रखता है। लो एक प्ले को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करती है। हम्बर्ट इसे इनकार करता है। इसके बाद लो उसे सेड्यूस करना शुरू करती है। हम्बर्ट यहाँ सेड्यूस होता भी है। वो इतना सेड्यूस होता है कि प्ले में जाने की इजाज़त तो देता ही है, साथ में उसकी पॉकेट मनी भी $2 कर देता है। इस तरह लो ने ये प्ले ज्वाइन कर लिया है। हम्बर्ट इस प्ले को देखने जाता है। यहाँ वो देख रहा है कि लो किस तरह प्ले की तैयारियों में बिजी है। यहाँ लो की को परफॉर्मर हम्बर्ट को बताती है कि यहाँ इस प्ले का राइटर क्लेयर क्विल्टी है। हम्बर्ट उसे देखता है। अब हम्बर्ट को डर लगने लगा है कि लो उसे छोड़कर चली जाएगी। वो ये जान लेता है कि लो ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए हैं। वो उसे कन्फ्रंट करता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि लो उससे भागने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ लो के सारे पैसे छीन लेता है। इन सब में शहर दर शहर भागते रहते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं एक शख्स इनका पीछा करता रहता है। एक बार जब ये गैस स्टेशन पर रुकते हैं तब हम्बर्ट गैस स्टेशन के अंदर जाता है और अंदर से देखता है कि कार के पास कोई शख्स आया है और वो लो से बातें कर रहा है। हम्बर्ट दौड़ता हुआ वहाँ जाता है। अब तक वो शख्स यहाँ से जा चुका है। वो लो से पूछता है कि वो आदमी कौन था। लो कहते हैं कि वो सिर्फ इस जगह के मैप के बारे में पूछ रहा था। यहाँ हम्बर्ट लो पर गुस्सा होता है। कार रोककर उसे थप्पड़ मारता है। लो गुस्से में कार से उतरती है। वो रेगिस्तान में जाने लगती है। हम्बर्ट उसका पीछा करता है, उससे माफ़ी मांगता है और वापस उसे घर लाता है। इन सब में इन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एक बार जब ये साथ हैं तब लो हम्बर्ट पर आरोप लगाती है कि उसने उसकी माँ को मार डाला और अब वो उस पर भी बंदिशें लगा रहा है। हम्बर्ट गुस्से में एक और थप्पड़ मारता है। लो यहाँ से निकलती है। वो साइकिल लिए यहाँ से भागने लगती है। हम्बर्ट उसका पीछा करता है। इस समय वो उसे एक स्टोर में कन्फ्रंट करता है। लो कहते हैं कि उसे यहाँ आइसक्रीम खानी है। हम्बर्ट उसके लिए आइसक्रीम खरीद देता है। घर आकर लो हम्बर्ट से हमबिस्तर होने की इच्छा जाहिर करती है। इसके बाद दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इसके बाद जब वे नई लोकेशन पर पहुँचते हैं तब लो कहती है कि उसकी तबीयत खराब है। हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। अगले दिन अपने घर से हम्बर्ट हॉस्पिटल में फ़ोन लगाता है लो की तबीयत जानने के लिए। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसके अंकल आए थे और उसे यहाँ से ले गए। ये सब सुनकर हम्बर्ट दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुँचा है। यहाँ के स्टाफ से वो लो के बारे में पूछता है। एक डॉक्टर पर वो हावी होता है, पर इन सब को अब कोई फ़ायदा नहीं। लो यहाँ से जा चुकी है। हम्बर्ट इसके बाद शहर दर शहर जाता है। वो उन सभी मोटेल्स में जाता है जहाँ वो पहले रुका था। वो गिल्टी नाम के शख्स को ढूंढता है। उससे पूरा यकीन है कि जो शख्स उनका पीछा कर रहा था उसी ने लो को बहकाया और उसे ले गया, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। उसने कई जगह ढूंढा पर लो उसे कहीं नहीं मिली। इन सब बातों में 3 साल बीत गए हैं। हम्बर्ट को लो का एक ख़त मिला है। इसमें लो ने लिखा है कि अब उसकी शादी हो चुकी है। रिचर्ड नाम के शख्स से उसने शादी की है और कुछ ही महीनों में क्रिसमस पर वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। या वो लिखती है कि उसके पास पैसों की बड़ी तंगी है। उसे $300-400 भी मिल जाए तो काम चला लेगी। ये सब पढ़कर हम्बर्ट भावुक होता है। इमोशनल होता हुआ वो लो के घर पे पहुंचता है। यहाँ लो वाकई में प्रेग्नेंट है। वो बताती है कि क्विल्टी उसे हॉस्पिटल में लेने आया था। वो क्विल्टी के साथ चली गई, पर क्विल्टी वास्तव में अडल्ट फिल्में बनाने का शौकीन था। वो छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ता था और उन्हें 2-3 लड़कों के साथ इंटीमेट होता हुआ फिल्म बनाता था। लोग कहते हैं कि उसने इन सब से इनकार कर दिया। इसके बाद क्विल्टी ने उसे अपने यहाँ से भगा दिया। उसके बाद उसकी मुलाकात रिचर्ड से हुई और उसने उससे शादी कर ली। अब वो रिचर्ड के बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सब जानकर हम्बर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ है। वो लो से कहता है कि वो अभी भी उसे अपने पास रखना चाहता है। उसे यहाँ से भागने को कहता है। लोग कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर हाँ उसे पैसों की ज़रूरत है। हम्बर्ट उसे $4000 एनवलप में रख कर देता है। जाते हुए एक बार और लो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ नहीं आ सकती। लो यहाँ इनकार कर देती है। हम्बर्ट पूछता है कि उसने जो लो के साथ किया, क्या लो कभी भी उसे माफ़ कर पाएगी। लो ने अपने बच्चे का नाम मॉली रखा है। वो मॉली से कहती है कि वो अपने ग्रैंडफादर से बाय बोले। यह हम्बर्ट रियलाइज़ कर चुका है कि लो उसे रिजेक्ट कर चुकी है और अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। वो यहाँ से जाने लगता है। कार में बैठा हुआ वो आखिरी बार लो को देखता है। उसे लो की वही 14 साल की छवि दिखती है जब वो बहुत चुलबुली टाइप की थी, पर उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी हरकतों ने लो को क्या बना दिया है। इसके बाद हम्बर्ट क्विल्टी को ट्रैक डाउन करता है। वो उसके घर जाता है, उसे कई गोलियां मारता है और उसे यहाँ पे मार देता है। क्विल्टी को मारने के बाद जब कार से हम्बर्ट यहाँ से निकल रहा है तब पुलिस उसे ट्रैक डाउन कर लेती है। उसे जेल में डाला जाता है। इन सब के कुछ सालों बाद जेल में उसकी मौत हो जाती है। इधर लो भी जब बच्चे को जन्म देती है
उस समय उसकी भी डेथ हो जाती है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। फिल्म हम्बर्ट की कहानी जो कि ठरकपन और वासना से प्रेरित था, उसकी इन वासनाओं की वजह से लो की लाइफ खराब हो गई और अंत में दोनों ही मर गए। हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो गया। अब ऐसे में क्या होता है, क्या वो अपना प्यार हासिल कर पाता है, ये हम देखेंगे इस फिल्म में। फिल्म की शुरुआत होती है और हमारा सामना होता है हम्बर्ट से। हम्बर्ट एक कॉलेज में प्रोफेसर है, पर वहाँ जाने से पहले वो अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने न्यू हैम्पशायर पहुँचा है। यहाँ वो रेंट पर घर ढूंढता है। इस सिलसिले में उसकी मुलाकात हुई है शार्लेट से। शार्लेट एक विडो है। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो अपनी डॉटर डॉलर्स के साथ यहाँ रहती है, पर उसके अंदर काम वासनाएं उफान पर हैं। वो अभी भी अपनी वासना से तृप्त नहीं हो पाई। जब हम्बर्ट यहाँ घर देखने आता है तब शार्लेट उसे देखकर आकर्षित होती है। वो अपना घर दिखाना शुरू करती है। हम्बर्ट को यह घर पसंद नहीं आ रहा, वो यहाँ नहीं रहना चाहता। उसे ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि शार्लेट कितनी उसके साथ फ्रैंक हो रही है। पर इतने में ही उसकी नज़र जाती है 14 साल की डॉलर्स पर। यहाँ शार्लेट कहती है कि डॉलर्स उसी की बेटी है। वो बड़ी शरारती है, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। फिलहाल हम्बर्ट का ध्यान शार्लेट की बातों पर नहीं है, वो सिर्फ डॉलर्स के शरीर को देखे जा रहा है। उसे देखकर वो आकर्षित हो रहा है। इसके बाद वो यहीं रहने का फैसला करता है। यहाँ रहते हुए अब शार्लेट और डॉलर्स से उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। जब भी मौका मिलता है वो डॉलर्स को देखता रहता है। कभी उसके लिए नाश्ता लाता है, उसका हाल चाल लेता है। जब डॉलर्स को भी समय मिलता है तब वो भी आकर हम्बर्ट से बातें करती है। उसे पूछती है कि आखिर वो किस चीज़ का प्रोफेसर है। हम्बर्ट इस बारे में बताता है। हम्बर्ट अक्सर एक डायरी को लिखता रहता है, पर उसने किसी से नहीं बताया कि आखिर वो इसमें लिखता क्या है। कई बार तो डॉलर्स अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हम्बर्ट का सहारा लेती है। वो हम्बर्ट से कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करता रहे। हम्बर्ट इस समय डॉलर्स की हर बात मानने को तैयार है। वो जो भी कहती है वो करने को तैयार रहता है। कुछ समय के बाद शार्लेट कहती है कि वो डॉलर्स को एक समर कैंप ले जा रही है। ये सुनकर हम्बर्ट बड़ा उदास हुआ है। अगली सुबह वो डॉलर्स को जाते हुए देखता है। डिप्रेशन में वो अपने बेड पर बैठ जाता है। तभी यहाँ की मेड उसे खत देती है। ये खत और किसी ने नहीं बल्कि शार्लेट ने छोड़ा है हम्बर्ट के लिए। वो लिखती है कि हम्बर्ट यहाँ से चला जाए। जब शार्लेट यहाँ आए तब उसे हम्बर्ट नहीं दिखना चाहिए, और अगर हम्बर्ट यहाँ दिखा तो शार्लेट ये समझेगी कि हम्बर्ट उससे शादी करने को तैयार है। ये लेटर हम्बर्ट को बड़ा फनी लगा है, पर जब शार्लेट वापस आती है तब हम्बर्ट उससे शादी करने को तैयार हो जाता है। इस बहाने वो डॉलर्स को देख पाएगा। शादी के बाद शार्लेट हम्बर्ट से प्यार चाहती है, पर हम्बर्ट को शार्लेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन शार्लेट हम्बर्ट की वो डायरी पढ़ लेती है जिसमें उसने डॉलर्स के बारे में लिखा है। अब वो जान चुकी है कि हम्बर्ट डॉलर्स के बारे में क्या सोचता है। ये जानकर वो बहुत अपसेट हुई है। उसने हम्बर्ट से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। फ्रस्ट्रेशन में वो घर से बाहर निकलती है। एक कार जो तेजी से आ रही है अचानक से शार्लेट को हिट करती है। शार्लेट यहीं मर जाती है। अब हम्बर्ट इस उधेड़ बुन में है कि वो डॉलर्स से क्या कहे। जब वो उससे मिलेगा तब वो क्या बताएगा। इन सब के बाद वो डॉलर्स के समर कैंप पहुंचा है। यहाँ से उसे लेकर वो होटल जा रहा है। रास्ते में डॉलर्स हम्बर्ट से पूछती है कि आखिर उसकी माँ कहाँ है। हम्बर्ट कहता है कि उसकी माँ अभी हॉस्पिटल में है और थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगी। इसके बाद एक होटल में रुकते हैं। या हम्बर्ट डॉलर्स से कहता है कि वो हमेशा डॉलर्स का ख्याल रखेगा। डॉलर्स कहती है तुम ऐसी बातें कर रहे हो और अगर मेरी माँ को पता चला तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देंगी। हम्बर्ट इस बात का कोई जवाब नहीं देता। रात को जब वो डॉलर्स को सोते हुए देखता है तब उसे करीब जाता है। उसके शरीर को देखकर उसके अंदर वासना जागृत होती है, पर उसके करीब जाते ही वो अपना इरादा बदल देता है। वो दूसरे बेड पर सो जाता है। अगली सुबह डॉलर्स हम्बर्ट के पास आती है। वो अपने हाथों से उसे टच करती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। इस होटल में कोई एक शख्स है जो इन दोनों को फॉलो कर रहा है। इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है। हम्बर्ट उसके इन एडवांसेस को रिजेक्ट कर देता है। इन सब के बाद हम्बर्ट को लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है। वो डॉलर्स के लिए यहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो डॉलर्स से बता देता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। अगले होटल में जब ये रुके हैं तब डॉलर्स काफ़ी रोती है। हम्बर्ट उसे संभालता है। इसके बाद दोनों में यहाँ जिस्मानी संबंध बनता है। अब ये होटल दर होटल और शहर दर शहर घूमते रहते हैं। दुनिया के सामने इनका रिश्ता बाप बेटी का है, पर अंदर ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम्बर्ट अपनी शारीरिक ज़रूरतें डॉलर से पूरी करता है, जबकि डॉलर से काफ़ी इंजॉय करती है। ये जहाँ भी जाते हैं कोई ऐसा शख्स है जो इन्हें फॉलो करता रहता है, पर अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो शख्स है कौन। अब जब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तब हम्बर्ट अपने कॉलेज के लिए ओहायो जाता है।
यहाँ वो डॉलर्स का भी हाई स्कूल में एडमिशन करा देता है। धीरे धीरे इन दोनों में प्रॉब्लम पड़नी शुरू हो गई हैं। हम्बर्ट को अच्छा नहीं लगता कि डॉलर्स अपने स्कूलमेट से मिले, खास करके लड़कों से। डॉलर्स कहते हैं कि ये उसकी लाइफ है, वो जिससे चाहे मिल सकती है, पर हम्बर्ट अक्सर उस पर बंदिशें लगाता रहता है। डॉलर्स पियानो क्लासेस भी जाती है। एक दिन डॉक्टर जंप हम्बर्ट के घर आता है। वो कहता है कि वो डॉलर्स के स्कूल से है और साथ ही वो डॉलर्स को एक प्ले में पार्टिसिपेट कराना चाहता है। वो कहता है कि डॉलर्स का लीड रोल के लिए सिलेक्शन हुआ है। हम्बर्ट इसे इनकार कर रहा है, पर डॉक्टर जंप के बार बार कहने पर वो कन्विंस हो गया है। कुछ दिनों के बाद प्ले देखने खुद हम्बर्ट भी जाता है। यहाँ डॉलर्स के साथियों से उसे पता चला है कि डॉलर्स पियानो क्लासेस को मिस करती रहती है, पर वो जाती कहाँ है ये अभी हम्बर्ट को नहीं पता। घर पर हम्बर्ट डॉलर्स पर गुस्सा होता है। वो पूछता है कि आखिर तुम क्लासेस छोड़कर कहाँ जाती हो। डॉलर्स इसका गोलमोल जवाब देती है। वो इस बात को काटने की कोशिश कर रही है। हम्बर्ट उस पर गुस्सा होता है। यहाँ दोनों में काफ़ी कहासुनी होती है। डॉलर्स यहाँ कहती है कि वो जो चाहे अपनी लाइफ के साथ कर सकती है, जिससे चाहे मिल सकती है। इतने में इनकी नेबर यहाँ आ जाती है। डॉलर्स यहाँ से भागती है। हम्बर्ट उसका पीछा करने जाता है। वो देखता है कि डॉलर्स किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। हम्बर्ट उसे फ़ोन बूथ से बाहर निकालता है। वो पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी। डॉलर्स कहती है कि उसकी बात किससे हो नहीं पाई, पर वो ये भी कहती है कि अब वो उसके साथ खुश है और वो जहाँ कहेगा चलने को तैयार है। इसके बाद इस शहर को भी छोड़ देते हैं। जब ये दूसरे शहर जा रहे हैं तब एक कार इन्हें फॉलो कर रही है। अभी तक हम्बर्ट ये फिगर आउट नहीं कर पाया कि आखिर ये कार वाला शख्स है कौन। जब ये नए शहर पहुंचे हैं तब अचानक से डॉलर्स की तबीयत खराब हो गई है। हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। अगले दिन जब वो डॉलर्स को लेने आया है तब यहाँ की नर्स उसे बताती है कि यहाँ डॉलर्स नहीं है, उसके अंकल आए और उसे ले गए। हम्बर्ट कहता है उसके तो कोई अंकल नहीं थे। यहाँ के डॉक्टर्स पर वो गुस्सा होता है, उन्हें मारना शुरू करता है। बाकी लोग उसे पकड़ते हैं। यहाँ से निकल कर हम्बर्ट डॉलर्स को ढूंढने की कई कोशिशें करता है, पर सब की सब बेकार। उसे कोई क्लू नहीं मिल पा रहा कि आखिर वो शख्स था कौन जो डॉलर्स को ले गया। इन सब के कुछ सालों बाद हम्बर्ट को एक ख़त मिला है। ये ख़त डॉलर्स ने लिखा है। उसने अपने आप को मिस्टर रिचर्ड कहकर संबोधित किया है। वो लिखती है कि अब वो शादीशुदा है, बहुत जल्द वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, पर उसके पास पैसों की बड़ी तंगी है। क्या उसे हम्बर्ट से कुछ पैसे मिल सकते हैं? ये लेटर पढ़कर हम्बर्ट काफ़ी उदास हुआ है। वो उस एड्रेस पर पहुंचा है। यहाँ डॉलर्स गेट को खोलती है, उसे अंदर इनवाइट करती है। हम्बर्ट ये नोटिस करता है कि डॉलर्स अब कितनी बदल गई है। महज 18 साल की लड़की अब माँ बनने जा रही है, उसकी शादी भी हो चुकी है। ये सब रियलाइज़ करके हम्बर्ट काफ़ी उदास होता है। वो बार बार डॉलर्स से पूछ रहा है कि आखिर वो शख्स था कौन जो उसे वहाँ से ले गया। डॉलर्स बताना नहीं चाहती, पर हम्बर्ट की जिद पर वो बताती है कि वो क्विल्टी था। क्विल्टी अपने आप को डॉक्टर जैम्प के तौर पर रेफर करता था। वो एक सक्सेसफुल प्ले राइटर था। वो यही बताती है कि शार्लेट और क्विल्टी के भी संबंध थे। बाद में क्विल्टी डॉलर्स का पीछा करता रहा क्योंकि वो उसे भी पाना चाहता था। जब क्विल्टी उसे लेने आया तब डॉलर्स उसके साथ चली गई। इसके बाद दोनों का अफेयर काफ़ी टाइम तक चला। क्विल्टी अपनी फिल्मों को भी बनाता रहता था। उसमें वो डॉलर्स को काम कराना चाहता था। डॉलर्स इसके लिए मना करती रही और कुछ दिनों के बाद उसने क्विल्टी को छोड़ दिया। फिर वो रिचर्ड से मिली और फिर शादी हो गई। ये कहानी सुनकर हम्बर्ट काफ़ी उदास हुआ है। इतने में डॉलर्स का हस्बैंड यहाँ आ जाता है। यहाँ इनकी मुलाकात होती है। अकेले में हम्बर्ट डॉलर्स को ले जाकर कहता है कि वो उसके साथ भाग क्यों नहीं चलती, वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। डॉलर्स कहती है कि अब ये सब नहीं हो सकता, अब उसकी एक फैमिली है और वो उसी फैमिली में रहना चाहती है। यहाँ जाते हुए हम्बर्ट डॉलर्स को $13,000 देता है। वो कहता है कि ये पैसे उसी के हैं। जब वो शार्लेट के घर में रहता था तब उसे वहाँ से मिले थे। डॉलर्स इन पैसों को ले लेती है। वो जानती है कि इन पैसों से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जाते हुए गेट पर आकर डॉलर्स हम्बर्ट को विदाई देती है। हम्बर्ट इस समय काफ़ी गमगीन है। रोता हुआ वो कार में बैठ जाता है। इसके बाद वो क्विल्टी के घर पहुँचा है। यहाँ वो क्विल्टी को मारना शुरू करता है। क्विल्टी पहले उसे टिटी खेलने के लिए इन्वाइट करता है। हम्बर्ट बार बार क्विल्टी से पूछ रहा है कि आखिर उसने डॉलर्स को क्यों उठाया। क्विल्टी कहता है कि ये उसका पेशा है, वो कई लड़कियों से रिलेशन बना चुका है, उसे तो याद भी नहीं कि डॉलर्स कौन है। पर जब हम्बर्ट बार बार उसे याद दिलाता है तो क्विल्टी को याद आ जाता है। या हम्बर्ट क्विल्टी को कई गोलियां मारता है। सीढ़ी पर भागता हुआ क्विल्टी गिर जाता है। इसके बाद वो जाकर एक तस्वीर के पीछे छिपता है। हम्बर्ट यहाँ भी कई गोलियां चलाता है। क्विल्टी को मारने के जुर्म में हम्बर्ट को जेल की सज़ा हुई और जेल में उसकी जान निकल गई और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।